Hello everyone, welcome to the second and the last part of our complete GS revision video. In this video, if you have watched the first part of this video, तो आपको पता है कि हमने लास्ट 25 ईयर्स के PYQs को हम रिवाइज कर रहे हैं, 25 to 30 ईयर्स के PYQs में जो फैक्ट्स हैं बेसिकली उनको क्विकली रिवाइज कर रहे हैं, ताकि एग्ज़ाम में अगर ये फैक्ट्स किसी ऑप्शन में किसी और अदर फॉर्म में आपको दिखें तो आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सको, आप सही आंसर तक पहुंच सको। और इस वीडियो की हेल्प से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने में पहली बात तो मदद मिलेगी, सेकेंड थिंग you will definitely feel more confident in your approach while attempting the questions because you have learned all the facts regarding PYQs, right? So let's begin with today's class. सबसे पहले बात करेंगे, हम फिजिक्स पढ़ रहे थे, फिजिक्स के बाद we will switch to chemistry and then bio, ओके फिर देखेंगे थोड़े थोड़े बार अगर हिस्ट्री वगैरह में कुछ और फैक्ट्स होंगे तो वो भी कवर करेंगे, ओके पहले साउंड के बारे में पढ़ते हैं। साउंड क्या होता है? साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एक एनर्जी का फॉर्म है जो कि हमें चीज़ों को सुनने में मदद करता है, ये तो पता है, राइट? एक ऐसा एनर्जी का फॉर्म विच हेल्प्स अस हियर थिंग्स, सुनाई देती है हमें चीज़ें। साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है? साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स को वाइब्रेट करता है, मूव वेरी फास्ट बैक एंड फोर्थ, राइट? ऑब्जेक्ट्स वाइब्रेट होते हैं, राइट? जैसे गिटार की स्ट्रिंग होती है वाइब्रेट करती है, ड्रम को बीट करते हो तो वाइब्रेट करता है, ठीक है? ह्यूमन के वोकल कॉर्ड्स होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं, मोबाइल स्पीकर वाइब्रेट करता है, राइट? बिना वाइब्रेशन के साउंड प्रोड्यूस नहीं हो सकता, ये थंब रूल है, याद रखना, ओके? और इको क्या होता है? इको का मतलब होता है अगर कोई साउंड बहुत ज़्यादा हार्ड हिट करता है किसी सरफेस को और वापस आता है उस सरफेस से हिट करके, तो हम उसी साउंड को दोबारा सुनते हैं, राइट? तो रिपीटिशन ऑफ साउंड ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव इज कॉल्ड इको। गया, हिट किया, दोबारा आया, तो रिपीटिशन की वजह से रिफ्लेक्शन हुआ, उस वजह से हमें दोबारा वो साउंड सुनाई दिया, इसको इको बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप माउंटेन में जाओ, पहाड़ों में जाओ, राइट, आप चिल्लाओ जोर से हेलो, तो आफ्टर सम टाइम यू विल हियर योर ओन हेलो बैक, राइट? फॉर एग्जाम्पल इफ आई से हेलो एस्पिरेंट्स, आपको सुनाई देगा वेलकम टू स्टडी स्मार्ट IAS-PCS, राइट? तो दिस इज़ इको, ओके? फॉर अ क्लियर इको, याद रखना ये फैक्ट यहाँ नहीं लिखा है, बट एक क्लियर इको के लिए रिफ्लेक्टेड साउंड को कम से कम 0.1 सेकेंड के बाद आना चाहिए, राइट? जो रिफ्लेक्टेड साउंड है वो कम से कम 0.1 सेकेंड के बाद आएगा तो क्लियर इको होगा। और जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जहाँ से साउंड रिफ्लेक्ट होकर आ रहा है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कम से कम 17 मीटर की दूरी पे होनी चाहिए। ये इको के बारे में फैक्ट पता होने चाहिए। ऑल्दो मैंने क्रैक सीरीज़ में ये सब ऑलरेडी बताया है, बट सिंस ऑल दीज फैक्ट्स हैव बीन प्रीवियसली आस्क्ड इन द PYQ, सो आई एम डिस्कसिंग इट हियर अगेन। याद रखना 0.1 सेकेंड टाइम है और 17 मीटर्स डिस्टेंस है फॉर अ क्लियर प्रोडक्शन ऑफ इको, ओके? व्हाट इज़ रिवर्बेशन? रिवर्बेशन का मतलब होता है सपोज कोई बहुत बड़ा सा हॉल है, राइट? वहाँ पे साउंड्स बार बार रिफ्लेक्ट हो रहा है, वॉल से, रूफ से, फ्लोर से बार बार रिफ्लेक्ट हो रहा है बहुत बार, तो बिकॉज ऑफ दिस ये जो साउंड है ये बहुत देर तक कंटिन्यू करता है, राइट? मतलब जहाँ पे स्पीकर है, स्पीकर बंद भी हो जाए फिर भी वो साउंड बहुत देर तक वहाँ पे कंटिन्यू करेगा, इसको बोलते हैं रिवर्बेशन, राइट? मतलब वॉल से रिपीट होके, कहीं डिफरेंट सर्फेसेस से, सीलिंग से रिपीट होके हॉल में वो बहुत देर तक आवाज़ गूंजेगी, उसको बोलते हैं रिवर्बेशन, ओके? सपोज़ आप एम्प्टी हॉल्स में जाओ, टेम्पल्स में जाओ, तो आपकी वॉइस जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रेच फील करती है, राइट? उसको बोलते हैं रिवर्बेशन, राइट? अगर ये रिवर्बेशन बहुत ख़राब हुआ तो आपकी स्पीच जो है बहुत अनक्लियर होगी, राइट? ज़रूरी नहीं कि रिवर्बेशन में स्पीच हमेशा साफ और क्लियर ही होगी, रिवर्बेशन में स्पीच अनक्लियर भी हो सकती है अगर आपका रिवर्बेशन बहुत अच्छा नहीं है। रिवर्बेशन होना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, इसलिए रिवर्बेशन को रिड्यूस करने के लिए आजकल बहुत सारे मटेरियल्स का यूज़ किया जाता है। साउंड्स सॉफ्ट मटेरियल जिससे साउंड को अब्जॉर्व कर ले, साउंड रिफ्लेक्ट ना हो पाए, कर्टन्स लगाए जाते हैं घरों में, हॉल में कारपेट रखे जाते हैं, कुशन वाली सीट्स होती हैं, फोम के पैनल लगाए जाते हैं, थिएटर में देखोगे दीवारों पे फोम लगे होते हैं, राइट? ताकि सॉफ्ट वॉइस आए, आप गूंजे नहीं आवाज़, राइट? अब बात करेंगे साउंड वेव्स के टाइप क्या क्या होते हैं फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे। तो याद रखना साउंड वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी होती है, राइट? फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकेंड। साउंड वेव एक सेकेंड में कितनी बार वाइब्रेट कर रही है उसी को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, राइट? तो इसकी यूनिट क्या होती है? हर्ट्ज़। अब इसमें बहुत तरह की वेव्स होती हैं। एक तो इंफ्रासोनिक वेव्स होती हैं जिसको ह्यूमंस नहीं सुन सकते हैं। कब आती हैं ये इंफ्रासोनिक वेव्स? 0 से 20 हर्ट्ज़ तक की वेव्स अगर होती हैं तो वो इंफ्रासोनिक वेव्स कहलाती हैं, याद रखना, ओके? जैसे अर्थक्वेक में जो वेव्स निकलती हैं, एलिफेंट जिस वेव में कम्युनिकेट करते हैं, व्हेल फिश जिस वेव्स में कम्युनिकेट करती है, ये सब इंफ्रासोनिक वेव्स हैं, राइट? एनिमल्स जो हैं वो इंफ्रासोनिक वेव्स को सेंस कर सकते हैं बिफोर अर्थक्वेक, बट ऐसा हमेशा नहीं होता, समटाइम्स ऐसा होता है, राइट? ऑडिबल वेव्स क्या होती हैं जो ह्यूमन सुन सकते हैं? ऑडिबल वेव्स की फ्रिक्वेंसी होती है 20 हर्ट्ज़ से लेके 20,000 हर्ट्ज़ तक। जो हम बात करते हैं, जो हम म्यूज़िक सुनते हैं, जो व्हीकल्स के हॉर्न्स होते हैं, ये सब 20 हर्ट्ज़ से 20,000 हर्ट्ज़ के रेंज में होते हैं,
राइट। नाउ व्हाट इज़ द अल्ट्रासोनिक वेव्स? अल्ट्रासोनिक वेव्स होता है साउंड फॉर नेविगेशन, जब हम नेविगेशन करते हैं, राइट। जब हम सबमरीन्स में सोनार रेडिएशन का यूज़ करते हैं या मेडिकल अल्ट्रासाउंड करते हैं फॉर प्रेगनेंसी, ठीक है, ये सब में हम अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज़ करते हैं। ओके, याद रखना इसको। साउंड की स्पीड क्या होती है? साउंड की जो स्पीड होती है वो इंक्रीज़ होती है जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है। याद रखना, साउंड की स्पीड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। ओके, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इंक्रीजेज विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। ये बात याद रखना, पूछा जा चुका है पहले। ओके, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेलोसिटी ऑफ साउंड इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। कैसे? सबसे ज़्यादा वेलोसिटी सॉलिड में होगी, फिर लिक्विड में, फिर गैस में। तो SLG लिख लेना साउंड की स्पीड, ठीक है। तो याद रहेगा ना, साउंड सॉलिड है, फिर लिक्विड, फिर गैस, स्पीड इस अकॉर्डिंग है, सबसे ज़्यादा स्पीड सॉलिड में है। ओके, याद रखना इसको। डिफरेंट मीडियम्स में साउंड की स्पीड कैसी होती है, मतलब सबसे फास्ट अगर UPSC पूछे साउंड कहाँ होगा तो सॉलिड्स में मूव करेगा, उसके बाद लिक्विड में, फिर गैस में। क्यों, ऐसा क्यों होता है? ऑब्वियसली सॉलिड में जो पार्टिकल्स हैं बहुत क्लोजेस्ट होते हैं, राइट, तो अच्छे से होगा साउंड का वेव का रिफ्लेक्शन, राइट, ज़्यादा वेव रिफ्लेक्ट होंगी। लिक्विड में बहुत क्लोजली होल्ड नहीं होते हैं पार्टिकल्स, गैस में तो पार्टिकल्स बहुत फार होते हैं, राइट। तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। अब साउंड से जुड़े हुए कुछ और क्वेश्चन हैं जो बनते हैं, UPSC का पूछना लाजमी है। जैसे कि आप सिर्फ ट्रैक्स को छू करके ही कैसे बता देते हो कि ट्रेन आ रही है, राइट। ट्रेन के वाइब्रेशंस कैसे फील हो जाते हैं सिर्फ पटरी को छूने से, ट्रैक्स को टच करने से बता देते हो ना कि ट्रेन आने वाली है। क्यों? क्योंकि साउंड आयरन में बहुत फास्टली ट्रैवल करता है, क्योंकि आयरन सॉलिड है तो उसमें साउंड बहुत फास्टली ट्रैवल करता है, राइट। ऐसे ही सेम होता है जब हम लाइटनिंग को, जब बिजली कड़कती है आसमान में, तो वी सी द लाइटनिंग बिफोर द थंडर, मतलब जब आवाज़ गूंजती है उसके पहले ही बिजली चमक जाती है। आप देखोगे पहले लाइटनिंग आएगी, फिर थंडर आएगा, बहुत देर बाद आवाज़ आएगी। इसका मतलब ये कि लाइट जो है, लाइट की स्पीड साउंड की स्पीड से बहुत ज़्यादा है। पहले बिजली कड़कती है, फिर आवाज़ आती है, राइट। अच्छा, ऐसा क्यों है कि स्पेस में बिल्कुल भी साउंड नहीं है? बिकॉज साउंड को मीडियम चाहिए। मीडियम क्या है? या तो एयर है, या वाटर है, या सॉलिड है, बट स्पेस में इन तीनों में से कुछ भी नहीं होता, इट्स कम्प्लीटली वैक्यूम। ओके, आगे बात करी गई है पिच ऑफ द साउंड की। पिच क्या बताता है? एक साउंड की पिच क्या होती है कि उस साउंड में कितना श्रिल है, या वो साउंड कितना ग्रेव है। वो साउंड कितना ग्रेव है, उसमें कितना श्रिल है। श्रिल साउंड मतलब बहुत ही पतली आवाज़, बहुत ही ऊंची आवाज़। ग्रेव आवाज़ मतलब डीप एंड लो आवाज़, राइट। जैसे आपने मेरे और अंशुल सर के लेक्चर देखे हैं तो मेरी आवाज़ थोड़ी सी श्रिल है, अंशुल सर की आवाज़ थोड़ी सी ग्रेव है। दैट्स हाउ यू डिफरेंशिएट बिटवीन बोथ ऑफ अस, राइट। तो श्रिल मतलब थिन एंड हाई, ग्रेव मतलब डीप एंड लो। याद रखना इस चीज़ को, सिंपल सी मीनिंग है। पिच साउंड की डिपेंड करती है उसकी फ्रीक्वेंसी पे। अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है साउंड की तो पिच हाइयर होगी, अगर फ्रीक्वेंसी लो है तो पिच लो होगी। हाई पिच साउंड किसके किसके होता है? बेबी वॉइस जिसकी होती है, या फिर जब आप व्हिसल बजाते हो तब, जनरली फीमेल वॉइसेस की होती है, राइट। दीज साउंड्स हैव मोर वाइब्रेशंस पर सेकेंड। इन साउंड्स में वाइब्रेशन थोड़े ज़्यादा होते हैं पर सेकेंड, ओके। वहीं पे अगर लो पिच साउंड तो ड्रम का साउंड, लायन का साउंड, या मेल की वॉइस जनरली लो पिच साउंड होती है। ये डिफरेंस आपको पता होने चाहिए। लो पिच साउंड में वाइब्रेशंस पर सेकेंड बहुत ही कम होंगे। इतनी बातें समझ आ गई? यानी कि पिच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। मोर फ्रीक्वेंसी मोर श्रिल साउंड, यानी कि हाई पिच। समझ आ गया? याद रहेगा? आगे बढ़ते हैं। और एक चीज़ होती है शॉक वेव्स। ये शॉक वेव्स क्या होती हैं? शॉक वेव्स का मतलब होता है कोई ऑब्जेक्ट अगर साउंड से ज़्यादा फास्ट मूव कर रहा है, राइट, उसको बोलते हैं सुपरसोनिक मोशन, राइट। शॉक वेव आर द डिस्टर्बेंस स्प्रेडिंग कॉन्टिन्यूसली बिहाइंड अ बॉडी मूविंग विद सुपरसोनिक स्पीड इन द एयर, राइट। अब स्पीड अगर साउंड से ज़्यादा है मतलब उसकी वेलोसिटी जो है एयर में 340 मीटर पर सेकेंड से ज़्यादा है, राइट। वेलोसिटी 340 मीटर पर सेकेंड से ज़्यादा है, क्योंकि इतनी वेलोसिटी साउंड की है एयर में। अगर उससे ज़्यादा वेलोसिटी है इसका मतलब वो साउंड सुपरसोनिक साउंड है, राइट। ऐसे ऑब्जेक्ट जो इस सुपरसोनिक स्पीड पे चलते हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रेशर डिफरेंसेस क्रिएट करते हैं, जिनको बोलते हैं शॉक वेव्स, ठीक है। ऐसे ऑब्जेक्ट्स अगर कोई सुपरसोनिक स्पीड से एयर में मूव कर रहे हैं तो वो शॉक वेव्स जनरेट करते हैं वो ऑब्जेक्ट। जैसे कि फाइटर जेट जाती है तो आपको शॉक वेव फील होगी। रॉकेट्स शॉक वेव्स क्रिएट करते हैं, सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट्स शॉक वेव्स क्रिएट करते हैं, राइट। ये सारे टर्म्स आपको पता होने चाहिए। इसके ऐसा ही कुछ होता है सोनिक बूम। सोनिक बूम, कोई भी जेट है अगर, राइट, जेट क्या करता है? अगर वो साउंड की स्पीड से तेज़ी से मूव किया तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा लाउड
एक्सप्लोजिव साउंड्स क्रिएट करते हैं जिनको बोलते हैं सोनिक बूम, राइट। नॉर्मली साउंड वेव्स जो है सभी डायरेक्शन में स्प्रेड होती हैं। जैसे बाइक अगर स्लोली मूव करेगी तो साउंड वेव्स नॉर्मली बाइक के अराउंड मूव करेंगे। सुपरसोनिक स्पीड पे क्या होगा, शॉक वेव्स जनरेट हो जाएंगे, राइट। और यही शॉक वेव्स जब हमारे कानों तक पहुंचते हैं तो उसको बोलते हैं सोनिक बूम, बूम की आवाज़ आती है, राइट। एक चीज़ ज़रा रखना, सुपरसोनिक स्पीड जो होती है उसको मेजर करते हैं माश नंबर में, राइट। याद रखना, मैश नंबर जो होता है उसका फॉर्मूला होता है स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ साउंड। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगर स्पीड सब सोनिक है तो माश नंबर लेस देन 1 होगा। स्पीड अगर सुपरसोनिक है तो मैश नंबर इज इक्वल टू 1 होगा। स्पीड अगर हाइपरसोनिक है तो मैश नंबर वुड बी ग्रेटर देन 1। इतनी बातें पता होनी चाहिए आपको, राइट। सॉरी, ग्रेटर देन 5, राइट। फिर से बता रहा हूँ, सब सोनिक में मैश नंबर लेस देन 1 होता है, सोनिक में मैश नंबर इज इक्वल टू 1 होता है, सुपरसोनिक में क्या होता है, मैश नंबर ग्रेटर देन 1 होता है, एंड हाइपरसोनिक में मैश नंबर ग्रेटर देन 5 होता है, राइट। इसको याद रखना। आगे देखो डॉपलर इफेक्ट क्या होता है। When a sound wave goes from one apparent change in the frequency of source due to the relative motion in between the source and observer is called Doppler effect। नहीं समझ आया? मैं समझाता हूँ। इसका मतलब ये होता है जब कोई सोर्स और उस सोर्स को ऑब्जर्व करने वाले दोनों ही रिलेटिवली मूव कर रहे हैं अगेंस्ट ईच अदर, राइट, और एक दूसरे के रिलेटिवली दोनों मूव कर रहे हैं, तो अपेरेंटली साउंड की फ्रिक्वेंसी चेंज होती है। इसको बोलते हैं डॉपलर इफेक्ट। एग्जाम्पल के थ्रू समझो। सपोज़ आप कहीं पे खड़े हुए हैं और एम्बुलेंस आपके पास आ रही है। जैसे जैसे एम्बुलेंस आपके पास आएगी, एम्बुलेंस का जो साउंड है वो हाई पिच और ज़्यादा तेज़ होती जाएगी, राइट। और जैसे जैसे एम्बुलेंस दूर जाएगी उसका साउंड फिर धीरे धीरे कम होता चला जाएगा, क्योंकि फ्रिक्वेंसी साउंड की चेंज हो रही है बिकॉज ऑफ मोशन, ठीक है। तो इसी मोशन की वजह से, रिलेटिव मोशन की वजह से फ्रिक्वेंसी साउंड की चेंज हुई है। इसको बोलते हैं डॉपलर इफेक्ट, राइट। डॉपलर इफेक्ट के बहुत सारे यूजेस हैं। जैसे पुलिस हर जगह रडार लगा के रखती है, स्पीड रडार, जिससे स्पीड जो व्हीकल्स के हैं वो मेजर किए जा सकें, राइट। एस्ट्रोनॉमी में भी डॉपलर इफेक्ट का बहुत यूज़ है, टू स्टडी द मूवमेंट ऑफ स्टार्स एंड गैलेक्सीज। मेडिकल में डॉपलर टेस्ट होता है ताकि जो ब्लड फ्लो है बॉडी में उसको चेक किया जा सके। ये सारे इसके एप्लीकेशंस हैं, याद रखना इसको, ओके। सोनार क्या है? सोनार का फॉर्मूला ही है साउंड, नेविगेशन, रेंजिंग। ये अंडर वाटर यूज़ किया जाता है, साउंड, नेविगेशन एंड रेंजिंग। इट इज़ यूज टू मेजर द डेप्थ ऑफ द सी, आइसबर्ग एंड लोकेट द एनर्जी सबमरीन, एनमी सबमरीन, ठीक है। समुद्र की गहराई नापना, आइसबर्ग्स का पता करना और एनमी सबमरीन का पता लगाने के लिए सोनार का यूज़ किया जाता है, याद रखना, ओके। बाकी फिशिंग वगैरह, फिश ग्रुप्स को आइडेंटिफाई करने के लिए भी सोनार का यूज़ किया जाता है, ओके। एक्चुअली हाउ दिस फंक्शंस, जो शिप होती है वो अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स को वाटर में भेजती हैं। वेव्स जो है ऑब्जेक्ट से हिट करती हैं और वापस आती हैं इको प्रोड्यूस करते हुए, राइट। तो जितना टाइम लगा है वेव को वापस आने में उसको मेजर किया जाता है और फिर डिस्टेंस को कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। इसी तरह से सोनार वर्क करता है। आगे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स फिजिक्स के हैं, थोड़ा ध्यान से देखना। देखो अभी जो देख रहे हो स्पीड अगर बढ़ा रखी है स्लो कर लो, क्योंकि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में कॉन्सेप्ट थोड़े समझने पड़ेंगे, वरना वो अभी तो लगेगा समझ आ गया, बाद में हवा में उड़ जाएंगे ऊपर से, ठीक है। हिस्ट्री वगैरह के बढ़ा लिए ठीक है, बट अभी फिजिक्स के, केमिस्ट्री के थोड़े से स्लो करके देखना वीडियो, राइट, तभी समझ आएगा। जैसे अभी हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को पढ़ने वाले हैं। रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि अगर लाइट किसी एक मीडियम से किसी दूसरे मीडियम में जाती है तो लाइट बेंड करती है, राइट। बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट गोज़ फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। अगर लाइट एयर से वाटर में जा रही है, राइट, लाइट वाटर से ग्लास में जा रही है तो लाइट बेंड करती है। क्यों? क्योंकि लाइट की स्पीड डिफरेंट मीडियम में चेंज हो जाती है, इसलिए लाइट बेंड करती है। स्टिक डिप्ड इन वाटर अपीयर्स शॉर्ट एंड बेंड एट द सरफेस ऑफ वाटर। अ कॉइन प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ बकेट ऑफ वाटर अपीयर टू बी हाइयर दैन इट्स रियल लेवल। ये सब क्यों हो रहा है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से हो रहा है, राइट। स्टिक वाटर में डालने पे बेंड क्यों हो रही है? क्योंकि जो पार्ट वाटर के इनसाइड है वो बेंड होता है या रेज होता है, ऐसा दिखता है रिफ्रैक्शन की वजह से। क्यों? जब लाइट अंडर वाटर जाती है तो लाइट जो पार्ट लाइट का है वो बेंड हो जाता है, राइट, और पहले एयर में रहता है फिर वाटर के कांटेक्ट में आ जाता है वो पार्ट। तो इसलिए आपकी आंखों को लगता है कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन की तरह आ रही है, राइट। सो द स्टिक लुक्स बेंड, ओके। आपकी आंखें स्टिक को देख रही हैं, लेकिन लाइट जो है वो क्या होती है, लाइट अंडर वाटर जाते ही बेंड हो जाती है।
क्योंकि वो एयर से वाटर में आ चुकी है। आपकी आंखों को लग रहा है लाइट भी स्ट्रेट आएगी, इसलिए आपको स्टिक बेंड लगती है, राइट। याद रखना इस चीज़ को। अच्छा, कॉइन क्यों उठा हुआ लग रहा है? कॉइन प्लेस इन द बॉटम ऑफ बाल्टी के अंदर अगर कॉइन डालोगे तो कॉइन ऐसा क्यों लगता है कि बहुत ऊंचा उठ आया है? ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो जाता है। बॉटम जो है उठा हुआ इसलिए दिखता है क्योंकि वही लाइट जो है एयर से वाटर में गई, थोड़ी सी बेंड हुई, राइट। आप इमेजिन करोगे लाइट स्ट्रेट ही गई, इसलिए कॉइन भी। मतलब बेसिकली यूपीएससी आपसे नहीं पूछेगा ऐसा क्यों हुआ है, सिंपल आंसर रखना कि ये सारी चीज़ें जहाँ पे भी आपको पोजीशन चेंज होती हुई दिखे वो सब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से होता है। याद रखना इसको, ओके। अच्छा, जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, क्या उसकी सिर्फ स्पीड ही चेंज होती है? उसकी वेवलेंथ भी चेंज होती है, बट लाइट की फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। याद रखना, लाइट जब एक मीडियम से सपोज एयर से वाटर में गई तो लाइट की स्पीड चेंज होगी, लाइट की वेवलेंथ चेंज होगी, मगर लाइट की फ्रीक्वेंसी सेम ही रहेगी। ये बात याद रखना, ओके। वेवलेंथ एंड वेलोसिटी आर चेंज्ड वेरियस फ्रीक्वेंसी रिमेन्स अनचेंज्ड। यूपीएससी 2001 का क्वेश्चन है, कभी भी रिपीट हो सकता है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होती है? सनलाइट के बहुत सारे कलर्स होते हैं, लेकिन ब्लू लाइट सबसे ज़्यादा स्कैटर होता है हमारे एटमॉस्फेयर में। क्यों? क्योंकि ब्लू लाइट की सबसे ज़्यादा शॉर्टर वेवलेंथ होती है, इसलिए हमारा जो आसमान है पूरा नीला दिखता है आपको। स्काई लुक्स ब्लू बिकॉज ब्लू लाइट की स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। अच्छा, सनराइज़ पे सन रेड क्यों दिखता है, ऑरेंज क्यों सनसेट पे सन और रेड और ऑरेंज क्यों दिखता है सनराइज़ और सनसेट पे? सनराइज़ और सनसेट पे सन ऑरेंज और रेड इसलिए दिखता है क्योंकि दोपहर में क्या होता है, दोपहर में सन बिल्कुल हमारे सर के ऊपर होता है, यानी कि लाइट को बहुत शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल करनी होती है। एटमॉस्फेयर में बहुत कम डिस्टेंस सनलाइट को ट्रैवल करना पड़ता है, तो ज़्यादातर कलर्स जो सन में होते हैं हमारी आंखों तक पहुंचते हैं, इसलिए सन जनरली वाइटिश येलो दिखता है दोपहर के टाइम पे। लेकिन शाम को या सुबह के टाइम पे क्या होता है, सन अपने हॉराइजन पे होता है, डायरेक्टली ओवरहेड नहीं होता है, राइट। तो सनलाइट को ज़्यादा डिस्टेंस कवर करनी पड़ती है एटमॉस्फेयर में हम तक पहुँचने के लिए, और सारी लाइट्स जो है स्कैटर्ड अवे हो जाती हैं। लॉन्ग जर्नी में ब्लू लाइट्स भी पूरी तरह से स्कैटर्ड अवे हो जाती हैं, सिर्फ ऑरेंज और रेड लाइट हमारी आंखों तक पहुंचती हैं, इसलिए सन जो है ऑरेंज या रेड दिखता है। रेड और ऑरेंज दिखता है क्योंकि रेड लाइट की लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होती है। वेवग्योर में रेड लाइट की लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होती है, और लॉन्ग वेव्स को स्कैटर करना इजी नहीं है, ठीक है। रेड वेव्स बहुत दूर तक ट्रैवल कर सकती हैं, ओके। ब्लू लाइट ज़्यादा स्कैटर करती है, रेड लाइट ज़्यादा ट्रैवल करती है, याद रखना। सिंपल सी बात याद रखना। सनलाइट में क्वेश्चन पूछेगा कि स्काई ब्लू क्यों दिखती है, बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग एट लाइट, राइट। सनराइज और सनसेट टाइम पे आसमान का जो कलर होता है, सन का जो कलर होता है वो क्यों होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से होता है। इतना याद रखना आप, ओके। ये फैक्ट याद रखना कि ब्लू कलर जो है सबसे ज़्यादा स्कैटर करता है और रेड कलर सबसे कम स्कैटर करता है, ठीक है, वो ट्रैवल ज़्यादा करता है। अच्छा, अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है? नॉर्मली लाइट जाती है डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में, राइट। सपोज वाटर से एयर में गई, ग्लास से एयर में गई, ठीक है। अब एंगल अगर बहुत ज़्यादा है तो ये लाइट वापस नहीं आ पाती, इंस्टेड ये कम्प्लीटली रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है अंदर के अंदर ही। इसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसके लिए दो कंडीशन ज़रूरी है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए। पहली बात तो ये कि लाइट डेंसर से रेयरर मीडियम की तरफ मूव कर रही हो, रेयरर से डेंसर की तरफ नहीं। दूसरा, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए, तभी जाके रिफ्लेक्शन होता है, कंप्लीट रिफ्लेक्शन तभी जाके होता है, राइट। फॉर एग्जांपल, आपको एग्जांपल देखा डायमंड का। डायमंड क्यों चमकते हैं? क्योंकि डायमंड इसलिए शाइन करते हैं बिकॉज लाइट रिपीटेडली इसके अंदर ही रिफ्लेक्ट करती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से। डेजर्ट में मिराज फॉर्मेशन क्यों होता है? वाटर लाइक इल्यूजन होता है ना, रोड पे गीली गीली दिख रही है, राइट। ये भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। ऑप्टिकल फाइबर कौन से प्रिंसिपल पे काम करते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पे, राइट। तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। एलईडी लाइट वगैरह यूपीएससी बहुत पूछता है, याद रखना। एलईडी लाइट क्या है? एलईडी एक सेमीकंडक्टर है, एलईडी एक स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, राइट। तो क्या करता है ये स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस? ये लाइट देता है जब इसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास होता है। तो सिंपल मतलब है, इलेक्ट्रिसिटी एलईडी के थ्रू पास हुई तो एलईडी ग्लो करेगा। ये सेमीकंडक्टर मटेरियल का बना हुआ होता है, इतनी बातें याद रखनी है। अब इसमें ऐसी क्या खास बात है जो इसको यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है? एलईडी स्पेशल क्यों होते हैं? क्योंकि एलईडी को कंपेयर किया जाता है जो ओल्ड बल्ब होते हैं उनसे। एलईडी बहुत ही कम इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करता है, एलईडी बहुत ही कम हीट प्रोड्यूस करता है, और एलईडी बहुत ज़्यादा लॉन्गर लास्ट करता है, बहुत ज़्यादा ब्राइटर लाइट देता है एलईडी एज़ कम्पेयर टू बल्ब, बहुत ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट होते हैं। इसलिए आजकल हर जगह एलईडी के ही बल्ब यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। एलईडी और बल्ब के अलावा कहाँ कहाँ यूज़ होता है? टीवी स्क्रीन्स में,
मोबाइल की फ्लैश लाइट में, ट्रैफिक लाइट्स में, डेकोरेटिव लाइट्स में, हर जगह एलईडी यूज़ हो रहा है। एलईडी लाइट प्रोड्यूस करता कैसे है? एलईडी लाइट प्रोड्यूस करता है, एक्चुअली एलईडी के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मूव करते हैं, और जो मूव करने की वजह से एनर्जी रिलीज़ होती है वो लाइट के तौर पर रिलीज़ होती है। इस प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस, राइट। कुछ एलईडी होते हैं जो इंफ्रारेड एनर्जी को रिलीज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ विजिबल लाइट, उनको बोलते हैं इंफ्रारेड एलईडी या फिर आईआरईडी, राइट। इनका फुल फॉर्म क्या होता है? इंफ्रारेड एमिटिंग डायोड्स, राइट। अब ये जो इंफ्रारेड एलईडीज़ होते हैं ये कहाँ पे होते हैं? ये टीवी के रिमोट कंट्रोल में यूज़ होते हैं, सेंसर्स में यूज़ होते हैं, जो नाइट विजन वाले कैमराज होते हैं उसमें आईआरईडी का यूज़ होता है, जितने भी सिक्योरिटी सिस्टम्स है उसमें इंफ्रारेड एमिटिंग डायोड का यूज़ होता है। याद रखना दोनों में क्या डिफरेंस है। इंफ्रारेड लाइट जो रिलीज़ होती है वो इंसान जो ह्यूमन होते हैं वो अपनी आई से नहीं सी कर सकते, राइट। इसलिए आईआरईडी का यूज़ सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए होता है, क्योंकि इंसानों को नहीं दिखाई देता अगर एलईडी इंफ्रारेड रेस को रिलीज़ करेगा तो, राइट। अच्छा, एलईडी में और सोडियम लैम्प में क्या डिफरेंस है? सोडियम लैम्प जो होता है वो लाइट को स्प्रेड करता है सभी डायरेक्शन में 360 डिग्री, जैसे कि आपकी स्ट्रीट लाइट जो होती है उस पर सोडियम लैम्प लगे होते हैं। वहीं जो एलईडी के लैम्प होते हैं उसमें लाइट का वेस्टेज ज़्यादा कम होता है, और एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, इसलिए एलईडीज़ जो है इलेक्ट्रिसिटी को सेव करते हैं। याद रखना इस चीज़ को। अगली बात, सोडियम लैम्प हो गया, एलईडी हो गया। अगली बात, विजिबल लाइट कम्युनिकेशन की करते हैं, वीएलसी की। नाउ व्हाट इज़ वीएलसी? ये एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी है वेयर विजिबल लाइट इज़ यूज्ड फॉर ट्रांसफरिंग डेटा, मतलब विजिबल लाइट को यूज़ करके डेटा का ट्रांसफ़र किया जा रहा है, राइट। इट ट्रांसमिट्स लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा फास्टर दैन द ब्लूटूथ एंड हैज़ नो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। ब्लूटूथ से भी ज़्यादा अमाउंट ऑफ डेटा को वीएलसी के विजिबल लाइट के थ्रू ट्रांसफ़र किया जाता है, और कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस इसमें नहीं होता है, राइट। इमेजिन करो कि कोई एलईडी बल्ब है जो कि ब्लिंक कर रहा है बहुत फास्ट तरीके से, राइट। तो ये जो तेज़ी से जो ऑन ऑफ चार्जेस हो रहे हैं इनके थ्रू इंटरनेट और डेटा सिग्नल्स को ट्रांसफ़र किया जा रहा है। ह्यूमन आई नोटिस भी नहीं कर पा रही, इतनी तेज़ी से ब्लिंक कर रहे हैं। ये वीएलसी में इतनी तेज़ी से ब्लिंकिंग होती है, डेटा ट्रांसफ़र करती है वो ब्लिंकिंग, और ये डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है ह्यूमन आइज़ को दिखता नहीं, क्योंकि ब्लिंकिंग बहुत फास्ट होती है। वीएलसीज़ ब्लूटूथ से फास्टर होते हैं, कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस नहीं होता है, राइट। बहुत ज़्यादा सिक्योर कम्युनिकेशन होता है, याद रखना इसको, ओके। और विजिबल लाइट की रेंज क्या होती है? विजिबल लाइट की रेंज अप्रॉक्सीमेटली 375 नैनोमीटर से लेकर के 780 नैनोमीटर तक होती है, ये बात याद रखना, ओके। ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड क्या होते हैं? इसमें हम कार्बन बेस्ड मटेरियल को यूज़ करते हैं, ठीक है। क्या होता है इसमें? ओएलईडी का इम्पॉर्टेंस क्या है? यहाँ पे बहुत थिन डिस्प्लेज बनाए जा सकते हैं, स्क्रीन्स जो है बहुत ही फ्लेक्सिबल स्क्रीन्स को बनाना पॉसिबल है, बेटर कलरिंग पॉसिबल है, राइट, बेटर कॉन्ट्रास्ट पॉसिबल है, और ट्रांसपेरेंट डिस्प्ले पॉसिबल है बिकॉज ऑफ ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड्स। क्या क्या एग्जांपल्स हैं, कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं ओएलईडी आपके? जो प्रीमियम स्मार्टफोन आ रहे हैं आजकल जो स्मार्ट टीवी आ रहे हैं आपके घरों में, जो आजकल फोल्डेबल फ़ोन आता है ना, सैमसंग का आता है ना, फोल्ड हो जाता है फ़ोन, उसमें भी ओएलईडी का यूज़ होता है। आजकल जितनी भी स्मार्ट वॉचेज़ आ रही हैं सब में ओएलईडी का यूज़ होता है, ठीक है। तो ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड को हम लोग लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले की जगह यूज़ करते हैं, एलसीडी के जगह हम ओएलईडी को यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ एलसीडी, ठीक है, क्योंकि ओएलईडी में बेटर कॉन्ट्रास्ट होता है, एलसीडी में लेस कॉन्ट्रास्ट होता है। ओएलईडी की फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा पॉसिबल है, एलसीडी थोड़े रिजिड होते हैं, फ्लेक्सिबल नहीं होते, ठीक है। ओएलईडी में स्क्रीन वगैरह बहुत थिन पॉसिबल है, एलसीडी में बहुत ही थिकर स्क्रीन चाहिए, राइट। ओएलईडी थोड़े से ज़्यादा महंगे होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं, एलसीडी थोड़े से सस्ते होते हैं, याद रखना इस चीज़ को। कुछ बातें इंपॉर्टेंट है याद रखना कि ओएलईडी डिस्प्लेज जो है वो फैब्रिकेटेड होते हैं और बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल भी होते हैं, क्योंकि इसमें प्लास्टिक सब्सटेंसेस भी होते हैं। ट्रांसपेरेंट डिस्प्ले को बनाना सिर्फ ओएलईडी में ही पॉसिबल है, याद रखना इस चीज़ को, ओके। 6500 केल्विन कॉमनली प्रिंटेड होता है फ्लोरेसेंट लैम्प के ऊपर, ठीक है, बाय द इंटरनेशनल कमीशन ऑफ इल्यूमिनेशन, ठीक है। मतलब कलर टेम्परेचर का, लाइट का एक कलर टेम्परेचर होता है, तो वो कितना होता है 75 केल्विन ऑन द फ्लोरेसेंट लैम्प, ठीक है। 75 केल्विन का मतलब क्या है कि जो लाइट है वो बहुत ही ज़्यादा कूल वाइट है और बहुत ही ज़्यादा डे लाइट टाइप की लाइट होगी। ऑफिसेज में, स्टडी लैम्प्स में, ट्यूब लाइट्स में यही यूज़ किया जाता है, राइट। कलर टेम्परेचर के बेसिक क्या होते हैं? अगर बहुत ही लो केल्विन है कलर टेम्परेचर तो लाइट जो है वो वार्म येलो होगी, जो आपके लैम्प्स वगैरह में होती है, कैंडल में होती है, वार्म बल्ब्स में होती है। अगर हाई केल्विन होगा तो बहुत ही ब्लूइश वाइट लाइट होगी, जैसे कि डे एलईडी होती है,
डे एलईडी में आपकी बहुत ही हाई केल्विन यूज़ होता है, राइट। तो हाई केल्विन में ब्लूइश वाइट लाइट होगी, लो केल्विन में लैम्प लाइक वार्म लाइट होगी। ये सब चीज़ें याद रखनी चाहिए आपको, ओके। तो आपको एलईडी समझ आ गया, राइट। आई है, इंफ्रारेड एलईडी समझ आ गया, वीएलसी समझ आ गया, ओएलईडी समझ आ गया। ओएलईडी के एलसीडी के ऊपर क्या है इंपॉर्टेंस समझ आ गई, और 6500 केल्विन क्या है समझ आ गया होगा, राइट। ये सारी चीज़ें यूपीएससी ने पूछी हुई है, इसलिए मैंने आपको बता दी। दोबारा क्वेश्चन आए तो गलत नहीं होना चाहिए। सोडियम लैम्प और एलईडी में क्या डिफरेंस है मैंने भी बता दिया, ओके। अच्छा, लेंस की पावर क्या होती है? पावर ऑफ लेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ, इट इज़ मेजर्ड इन मीटर। पावर ऑफ लेंस हमें ये बताती है कि कितनी स्ट्रांगली जो लेंस है वो लाइट को बेंड कर सकता है, कितनी स्ट्रांगली। इस पावर का एक फॉर्मूला होता है जहाँ पे पावर ऑफ लेंस जो होता है, पावर ऑफ लेंस क्या होता है, इज इक्वल टू फोकल लेंथ, ठीक है, दैट इज़ इन मीटर, ओके। और इसकी यूनिट होती है डायप्टर, डी, ओके। अगर स्मॉल फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ अगर स्मॉल है मतलब लाइट जो है ज़्यादा बेंड करेगी, राइट, ज़्यादा बेंड करेगी लाइट, और पावर जो है वो हाई है। अगर फोकल लेंथ बहुत ज़्यादा है मतलब लाइट लेस बेंड करेगी और पावर बहुत ही लो होगा, ओके। याद रखना, लेंस की पावर ज़्यादा होने का मतलब है कि लेंस जो है वो ज़्यादा लाइट को बेंड कर पा रहा है, राइट। यानी कि लेंस की फोकल लेंथ स्मॉल है, ओके। वहीं कम पावर ऑफ लेंस का मतलब है कि लाइट कम बेंड हो पा रही है, ओके, और फोकल लेंथ लार्ज है। डॉक्टर्स के पास जाओगे, स्पेक्टिकल्स जब लगते हैं, डॉक्टर लिखते हैं +2D -1D, ये क्या है? ये लेंस की पावर होती है, D, ओके। जब हम कॉन्वेक्स लेंस की बात करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस में जो पावर होती है वो पॉजिटिव होती है, जिसको हम हाइपरमेट्रोपिया में यूज़ करते हैं, यानी फार साइटेडनेस में यूज़ करते हैं। वहीं जो कॉनकेव लेंस होता है उसकी जो पावर होती है वो नेगेटिव होती है, जो कि हम मायोपिया में यूज़ करते हैं। मायोपिया मतलब नियर साइटेडनेस, ओके। याद रखना, हाइपरमेट्रोपिया या फिर फार साइटेडनेस में हम यूज़ करते हैं कॉन्वेक्स लेंस, मायोपिया या फिर नियर साइटेडनेस में हम यूज़ करते हैं कॉनकेव लेंस, राइट। कॉनकेव लेंस की पावर नेगेटिव होती है, कॉन्वेक्स लेंस की पावर पॉजिटिव होती है, इस चीज़ को याद रखना। नाउ व्हाट इज़ डिस्पर्जन ऑफ लाइट? डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या होता है? देखो, जब भी वाइट लाइट जब एक किसी प्रिज्म के थ्रू पास होती है तो वो 7 कलर्स में डिस्पर्स हो जाती है, इसको डिस्पर्जन ऑफ लाइट बोलते हैं। ग्लास प्रिज्म से गई और स्प्लिट हो गई 7 कलर में, क्या कलर होते हैं? वेवग्योर, सबको ही पता होगा ये वेवग्योर तो, राइट। ये वेवग्योर बनाया गया है विद इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम, वेवलेंथ बढ़ती जाएगी लाइट की और फ्रीक्वेंसी कम होती जाएगी, ठीक है। वेवग्योर में याद रखना, ऐसे बढ़ रहे हो तो वेवलेंथ बढ़ रही है और फ्रीक्वेंसी घट रही है, राइट। डिस्पर्जन कैसे होता है? क्योंकि भाई जब प्रिज्म के थ्रू पास करोगे डिफरेंट कलर जो हैं डिफरेंट अमाउंट में बेंड होंगे, क्योंकि हर कलर की डिफरेंट वेवलेंथ होती है, राइट। तो वेवलेंथ का ऑर्डर क्या होता है? इंक्रीजिंग वेवलेंथ होती है और डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी होती है, याद रखना इसको, ओके। वायलेट से रेड तक बात करें तो फ्रीक्वेंसी जो है वो डिक्रीज़ करेगी, वायलेट से रेड तक ही बात करें अगर तो वेवलेंथ जो है वो इंक्रीज़ करेगी। ये फ्रीक्वेंसी है, ये वेवलेंथ है, इस तरह से याद रखना इसको हमेशा। सबसे ज़्यादा कौन सा कलर बेंड होगा? वायलेट कलर सबसे ज़्यादा बेंड होगा, क्योंकि ये शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का है इसलिए ज़्यादा बेंड होगा। रेड कलर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का है इसलिए सबसे कम बेंड होगा। ये सारे फैक्ट याद रखना, कभी भी घुमा के पूछे जा सकते हैं और बहुत ईजी फैक्ट्स हैं जो साइंस में फ़िलहाल आपको पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक साइंस है। कोई भी क्वेश्चन आएगा तो डरना मत, बहुत आसान फैक्ट्स हैं, बार बार पूछे जाते हैं, हमेशा ही पूछे जाएंगे। अगर कोई आपसे पूछे कि रेनबो का फॉर्मेशन क्या होता है, तो रेनबो में सारे फैक्टर्स मिले होते हैं, डिस्पर्जन ऑफ लाइट अलॉन्ग विथ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन प्लस रिफ्रैक्शन, ये तीनों ही कहीं ना कहीं रेनबो फॉर्मेशन के लिए जिम्मेदार होते हैं, याद रखना, ओके। अच्छा, प्राइमरी कलर्स कौन कौन से होते हैं? रेड, ग्रीन और ब्लू जो हैं ये प्राइमरी कलर्स होते हैं। येलो, मैजेंटा, सियान ये सब सेकेंडरी कलर्स होते हैं। प्राइमरी कलर और सेकेंडरी कलर्स को मिक्स कर दोगे तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स बनते हैं। ये सारे फैक्ट पता होने चाहिए आपको। When light passes through a medium in which particles are suspended, whose size are of the order of wavelength of light, then light on the striking these particles gets divided or diffused in different direction. इसको स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं, ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, राइट। जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जब लाइट को स्प्रेड कर देते हैं डिफरेंट डायरेक्शन में, उसको हम बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट, राइट। अच्छा, एक और चीज़ होती है टिंडल इफेक्ट। क्या आपको टिंडल इफेक्ट पता है?
जब लाइट जो है विजिबल हो जाती है, जब लाइट विजिबल होती है ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ टिनी पार्टिकल्स, तो उसको बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। जैसे कि जब बहुत गहरा फॉग होता है तभी भी कार की हेडलाइट जो है विजिबल हो जाती है। बहुत बहुत गहरे फॉग में कार की हेडलाइट ही सिर्फ विजिबल होती है और कुछ नहीं। क्यों विजिबल हो पाती है? बिकॉज ऑफ टिंडल इफेक्ट, राइट। अगर छोटे छोटे पार्टिकल्स से स्कैटर होकर लाइट विजिबल हो जा रही है, इसका मतलब टिंडल इफेक्ट काम कर गया। याद रखना इस चीज़ को। नाउ व्हाट इज फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन? Frequency modulation is the process under which carrier wave is modulated so that its frequency varies with signal being transmitted। मतलब फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एक ऐसा मेथड है, किस चीज़ का मेथड है? सिग्नल्स को सेंड करने का मेथड है, जहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर वेव चेंज हो जाती है जैसा मैसेज सिग्नल होता है उस अकॉर्डिंग। मैसेज सिग्नल अकॉर्डिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर वेव चेंज हो जाती है। आसान भाषा में समझो कि सपोज जो रेडियो वेव है, मान लो कोई रेडियो वेव है, उसको मान लो कि वो एक कार है कैरिंग म्यूज़िक लेके एक कार जा रही है, राइट। अब फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में क्या होगा कि जो कार की स्पीड या फ्रीक्वेंसी है, कार की स्पीड या फ्रीक्वेंसी जो है वो म्यूज़िक के ही साउंड या म्यूज़िक के साउंड या उसके आवाज़ की तरह ही कार की स्पीड चेंज हो जाएगी, राइट, मॉड्यूलेट हो जाएगी, क्योंकि वो म्यूज़िक लेकर जा रही है कार। इसी को कहते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, कि कैरियर वेव उस तरह से चेंज हो जाती है जैसा मैसेज का सिग्नल होता है, राइट, क्योंकि वो कैरियर वेव है, राइट। फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर वेव वैसे चेंज होगी जैसे कि वो मैसेज सिग्नल लेके जा रही है, राइट। इस तरह से याद रखना। कहाँ पे यूज़ होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का? रेडियो स्टेशंस में, FM वाले जो रेडियो स्टेशन होते हैं वहाँ, टीवी के ऑडियो ट्रांसमिशन में, म्यूज़िक ब्रॉडकास्टिंग में, इन सब जगह फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का यूज़ होता है। याद रखना फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन जो है वो नॉइस से ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता, लेस अफेक्टेड बाय नॉइस है, ठीक है। इसमें लेस डिस्टर्बेंस होता है, याद रखना इस चीज़ को, ओके। इसीलिए जो म्यूज़िक चैनल्स होते हैं यूजुअली FM का ही यूज़ करते हैं, क्योंकि उसमें डिस्टर्बेंस कम होता है और नॉइस से अफेक्ट नहीं होता। वहीं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या होता है? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इज द प्रोसेस अंडर विच कैरियर वेव इज मॉड्यूलेटेड सो दैट इट्स एम्पलीट्यूड वेरीज विद द सिग्नल बीइंग ट्रांसमिटेड, राइट। यानी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में जो एम्पलीट्यूड है, यानी जो हाइट है, स्ट्रेंथ है इसकी वेव की, वो चेंज हो जाती है अकॉर्डिंग टू सिग्नल, राइट। तो AM और FM में यही डिफरेंस है। FM में फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है एज पर द सिग्नल, राइट, और AM में एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है, राइट। FM में बेटर साउंड क्वालिटी है, साउंड क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है। AM में थोड़ा सा नॉइस ज़्यादा होती है, राइट। FM का यूज़ किया जाता है म्यूज़िक वगैरह के लिए और AM का यूज़ किया जाता है लॉन्ग डिस्टेंस रेडियो के लिए। ये सारी बातें याद रखना। अच्छा, हमने बहुत बातें करी कि यहाँ पे कैरियर वेव, व्हाट इज़ कैरियर वेव? कैरियर वेव एक ऐसी वेव होती है जो कि बहुत ही हाई फ्रिक्वेंसी की वेव होती है, राइट, जिसमें इन्फॉर्मेशन होती है। कैसे इन्फॉर्मेशन? कुछ भी हो सकता है, वॉइस हो सकती है किसी की, म्यूज़िक हो सकता है, वीडियो हो सकता है। जो भी ये चीज़ें लेके जा रहा है उसको कैरियर वेव कहेंगे, जो वेव ये चीज़ें लेके जा रही है, राइट। बिना कैरियर वेव के सिग्नल्स जो हैं लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रैवल नहीं कर सकते, ये बात याद रखना। कैरियर वेव्स आर इंपॉर्टेंट, ओके। अब डीमॉड्यूलेशन क्या होता है? डीमॉड्यूलेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिकवरिंग द ओरिजिनल ऑडियो सिग्नल फ्रॉम द मॉड्यूलेटेड वेव इज कॉल्ड डीमॉड्यूलेशन। मतलब कैरियर वेव जब सिग्नल लेके अपने डेस्टिनेशन में पहुंच गया तो रिसीविंग एंड पे क्या होगा कि जो ओरिजिनल मैसेज है वो कैरियर वेव से सेपरेट हो जाता है, राइट। इस प्रोसेस को कहते हैं डीमॉड्यूलेशन, राइट। कैरियर वेव सिग्नल लेके पहुंच गई, आपकी जो भी वॉइस थी उसमें, राइट, जो भी आप म्यूज़िक था वो लेके रिसीविंग एंड तक पहुंच गई। रिसीविंग एंड पे कैरियर वेव से जो ओरिजिनल सिग्नल है वो सेपरेट हो जाता है, इसको बोलते हैं डीमॉड्यूलेशन। डीमॉड्यूलेशन का एग्जांपल क्या है कि रेडियो स्टेशन ने क्या किया, मॉड्यूलेटेड सिग्नल भेजा, राइट। आपके पास रेडियो है, आपके रेडियो को रिसीवर बोलेंगे, आपका रेडियो जो है ओरिजिनल जो म्यूज़िक है, ऑडियो है, उसको एक्सट्रैक्ट कर लेता है, कैरियर वेव से सिग्नल को एक्सट्रैक्ट कर लेता है, राइट। तो याद रखना इसको, इसी एक्सट्रैक्शन को बोलते हैं डीमॉड्यूलेशन। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होती है? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट ऐसी सैटेलाइट जो कि अर्थ से बिल्कुल फिक्स्ड वन प्लेस पे दिखती है रिलेटिव टू अर्थ, राइट। ऐसा क्यों होता है? अर्थ से बिल्कुल फिक्स और रिलेटिव पोजीशन में क्यों दिखती है? बिकॉज ये बिल्कुल अर्थ के अराउंड ही रोटेट करती है।
और बिल्कुल सेम तरीके से जैसे अर्थ रोटेट कर रही है वैसे ही ये सेटेलाइट भी रोटेट करती है उसी स्पीड से, इसलिए हमेशा अर्थ पे देखोगे तो लगेगा फिक्स है वहीं पे, क्योंकि जैसे जैसे अर्थ रोटेट कर रही है वैसे वैसे ये भी रोटेट कर रही है, राइट। यहाँ पहुँची अर्थ तो यहाँ पहुँच गई, इस तरह से वो फिक्स पोजीशन में दिखती है हमेशा, राइट। अर्थ का रोटेशन पीरियड 24 आवर्स है, इस सैटेलाइट का रोटेशन पीरियड भी 24 आवर्स ही है, ठीक है। और अप्रॉक्सीमेटली एट द हाइट ऑफ 10,000 किलोमीटर, राइट, यानी कि इक्वल टू द पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस। और इन सब चीज़ों के लिए जियो स्टेशनरी सेटेलाइट का ही यूज़ किया जाता है, चाहे वो टीवी ब्रॉडकास्टिंग हो गया, चाहे वेदर फोरकास्टिंग हो गया, चाहे कम्युनिकेशन हो गया। याद रखना जीपीएस, इंटरनेट, इन सब के लिए जियो स्टेशनरी सेटेलाइट का यूज़ होता है। एग्जाम में कंफ्यूज मत होना, ओके। कितना भी हाई फाई चीज़ें दे दें, जियो स्टेशनरी सेटेलाइट ही यूज़ होती है, ओके। यहाँ पे करेक्शन कर लेना, आई थिंक ये जियो स्टेशनरी सेटेलाइट गलत लिखा हुआ है। दिस इज़ 36,000 किलोमीटर, राइट। इसकी जो हाइट है वो 36,000 किलोमीटर है, इसको याद रखना। नाउ व्हाट इज अल्ट्रावायलेट रेज? Ultraviolet radiation is used in water purification system to kill the harmful microorganism by absorption of light, which causes photochemical reaction. अब ये तो एक पर्पज़ हो गया यूवी रेज का, राइट। बट यूवी रेज होती क्या है? यूवी रेज एक इनविजिबल रेज होती हैं जो कि कहाँ प्रेजेंट होती हैं बताओ? सन रेज में, सन की लाइट में, राइट। यूवी रेज की जो वेवलेंथ होती है वो शॉर्ट होती है, लॉन्ग होती है? दे हैव द शॉर्टर वेवलेंथ, और बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी होती है। शॉर्ट वेवलेंथ इज इक्वल टू हाई एनर्जी, राइट। वाटर प्यूरिफिकेशन में भी यूज़ होती है, यही माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डैमेज कर देती है, बहुत ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी की होती है, राइट। और हॉस्पिटल्स में यूज़ होती है, स्टेरिलाइजेशन सिस्टम में यूज़ होती है, राइट। इन सब जगह यूज़ होती है। नाउ इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ द CO2 इन द एयर इज स्लोली राइजिंग द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर। ये मैंने आपको कल बताया ही था कि CO2 जो है जब बढ़ रहा है, इस वजह से एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि CO2 एब्जॉर्ब कर लेता है इंफ्रारेड पार्ट टू द सोलर रेडिएशन। सोलर सन से जो इनकमिंग लाइट है वो तो एब्जॉर्ब नहीं कर पाता CO2 या कोई भी ग्रीन हाउस गैस, बट जब सन की धरती से टकरा के, ठीक है, लैंड से टकरा के जो वापस जाती है ना, टकरा के हीट रिलीज होती है जब, वो इंफ्रारेड रेडिएशंस होते हैं, टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस, राइट, और इंफ्रारेड रेडिएशन। तो क्योंकि CO2 के जो मॉलिकुलर स्ट्रक्चर है वो उसी फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट करता है जिस फ्रिक्वेंसी पे ये इंफ्रारेड रेड वाइब्रेट करती हैं, और इसी वजह से CO2 इनको ट्रैप कर लेता है, इस एनर्जी को एटमॉस्फेयर में। यही ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट के लिए जिम्मेदार है, राइट। मतलब इसी वजह से वार्मिंग होती है, याद रखना इस चीज़ को। रेडियो वेव्स क्या होती हैं? रेडियो वेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर, इट डज नॉट कैरी एनी चार्ज इटसेल्फ, सो रेडियो वेव्स डू नॉट बेंड इन मैग्नेटिक फील्ड। इतनी बातें रेडियो वेव बारे में याद रखना कि रेडियो वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती हैं, उनके पास कोई चार्ज नहीं होता, और रेडियो वेव्स बेंड नहीं होती हैं मैग्नेटिक फील्ड में। इतनी बातें याद रखना। मैग्नेटिक फील्ड में बेंड क्यों नहीं होती हैं? मैग्नेटिक फील्ड अगर आपको पता हो तो मैग्नेटिक फील्ड उन्हीं पार्टिकल्स को डिफ्लेक्ट करते हैं जो कि चार्ज पार्टिकल हों, लेकिन रेडियो वेव्स तो कोई चार्ज कैरी ही नहीं करती, तो मैग्नेटिक फील्ड उनको डिफ्लेक्ट कैसे करेंगी, राइट। ये चीज़ याद रखना। अब थोड़ा सा केमिस्ट्री कर लेते हैं। प्रोसेसेस लाइक क्रिस्टलाइजेशन, बॉइलिंग, वेपराइजेशन, बर्निंग ऑफ वैक्स which involve change only in physical properties like color, melting point, hardness, etc. are called physical changes. These are reversible changes. ठीक है, फिजिकल चेंज एक ऐसा चेंज होता है जो कि सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर रहा है, कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रहा है, इसलिए इसको फिजिकल चेंज कहते हैं। इसको रिवर्सिबल है, इसको रिवर्स किया जा सकता है, जैसे कि मेल्टिंग ऑफ आइस, बॉइलिंग ऑफ वाटर, क्रिस्टलाइजेशन, राइट, या फिर किसी पेपर को कट करना है, वैक्स को बर्न करना है। ये सब एग्जाम्पल हैं किस चीज़ के? फिजिकल चेंजेस के, और ये रिवर्सिबल हैं, ओके। अब इस फिजिकल चेंज में साइज़ भले चेंज हो सकता है, शेप चेंज हो सकता है, किसी चीज़ का स्टेट चेंज हो सकता है, लेकिन कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होगा, इसलिए यूजुअली ये रिवर्सिबल ही होते हैं। जैसे आइस बन गया, आइस दोबारा वाटर बन सकता है, राइट। अब यहाँ पे ध्यान देना, लिखा हुआ है बर्निंग ऑफ वैक्स। बर्निंग ऑफ वैक्स याद रखना, केमिकल चेंज भी है और फिजिकल चेंज भी है। केमिकल चेंज कैसे है? क्योंकि जब वैक्स बर्न होता है तो वैक्स पूरी तरह से कंबस्जन हो जाता है उसका, और वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है वैक्स, राइट, ताकि एक इंटायरली नया सब्सटेंस बन सके, जैसे कि CO2 और वाटर वेपर, ठीक है। तो इसलिए वैक्स का बर्न होना एक केमिकल चेंज भी है। फिजिकल चेंज तो है ही है, क्योंकि सॉलिड
जो सॉलिड वैक्स होता है फ्लेम के अराउंड वो लिक्विड में मेल्ट हो जाता है और वो उसको फिर से सॉलिडिफाई किया जा सकता है एक बार कूल हो गया तो, राइट। उसका कोई केमिकल मेकअप चेंज नहीं होता। इसलिए बर्निंग ऑफ वैक्स याद रखना केमिकल चेंज भी है और फिजिकल चेंज भी है। ओके, नाउ व्हाट इज़ केमिकल चेंज? जिसमें कोई नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा हो, केमिकल कंपोजिशन चेंज हो रहा हो, इसको बोलते हैं केमिकल चेंज। ओके, जैसे कि आपका फोटोसिंथेसिस हो गया, डाइजेशन हो गया, फ्रूट्स का सड़ जाना, पक जाना, राइट, या फिर बर्निंग ऑफ पेपर, ओके, राइपनिंग फ्रूट्स हो गया, रस्टिंग ऑफ आयरन, ये सब क्या होता है? केमिकल चेंज होता है, याद रखना इसको। इसमें नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, यूजुअली ये इरिवर्सिबल होता है, राइट। इसमें एनर्जी जो है रिलीज भी होती है और एब्जॉर्ब भी होती है, राइट। दीज आर इरिवर्सिबल इन नेचर, दोबारा रिवर्सिबल नहीं हो सकते। ओके, जब रिएक्टेंट्स यानी कि जो सब्सटेंस हैं वो किसी नए कंपाउंड के साथ रिएक्ट करते हैं उसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन, याद रखना इसको। ओके, केमिकल रिएक्शन बिकम्स फास्टर एट हायर टेम्परेचर एज मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स बिकम्स रैपिड। ओके, मॉलिक्यूल्स ज़्यादा तेज़ी से भागेंगे, कॉलिजन जो है उनमें आपस में इंक्रीज हो जाएगा, इसलिए ज़्यादा टेम्परेचर में केमिकल रिएक्शन की स्पीड इंक्रीज हो जाती है, ये बात याद रखना। ओके, अब ऐसा ही करके क्वेश्चन भी आया था यूपीएससी में, शायद 2001 वगैरह में ऐसे इजी क्वेश्चंस पूछते थे। अच्छा, फूड जो है, फूड बहुत जल्दी जब हाई फ्लेम करो ना, फूड बहुत जल्दी पक जाता है। क्यों? क्योंकि केमिकल रिएक्शन जो है बहुत फास्ट हो जाता है, राइट। नाउ व्हाट इज़ एक्सोथर्मिक प्रोसेस? ऐसा प्रोसेस जहाँ पे जो हीट है, एनर्जी है, उसका रिलीज़ जो हो रहा है, राइट, हीट का, एनर्जी का रिलीज़ हो रहा है, उसको एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। फॉर एग्जांपल रेस्पिरेशन में हम कुछ रिलीज़ कर रहे हैं, कंबस्जन में रिलीज़ हो रही है हीट, राइट, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, ये सभी एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, राइट। वहीं अगर बात करें हम डाइजेशन की, डाइजेशन ऑन द अदर हैंड इज एंडोथर्मिक प्रोसेस बिकॉज इट अकर्स विद द कंजम्पशन ऑफ एनर्जी। यहाँ पे हम एनर्जी रिलीज नहीं कर रहे डाइजेशन में, डाइजेशन में हम एनर्जी को कंज्यूम कर रहे हैं, राइट। यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जहाँ भी याद रखना हो एग्जाम्पल देगा तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस वो है जहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही है, एंडोथर्मिक प्रोसेस वो है जो कि एब्जॉर्ब कर रहे हैं एनर्जी को, राइट, जैसे कि फोटोसिंथेसिस, जैसे कि मेल्टिंग ऑफ आइस, जैसे कि इवेपोरेशन, राइट। यहाँ पे डाइजेशन का गलत लिखा हुआ है, डाइजेशन इज आई थिंक एक्सोथर्मिक रिएक्शन, राइट, बिकॉज डाइजेशन में भी तो हम फूड मॉलिक्यूल्स को जो है सिंपल वन में ब्रेक करते हैं, ठीक है, उसके बाद क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है ना इन फॉर्म ऑफ हीट डाइजेशन में भी, तो डाइजेशन इज नॉट एंडोथर्मिक, दिस इज ऑल्सो एक्सोथर्मिक। ओके, डाइजेशन के दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है वो एनर्जी बॉडी के द्वारा यूज़ की जाती है वेरियस फंक्शंस के लिए, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, मसल कंट्रैक्शन के लिए, बट डाइजेशन इटसेल्फ इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, तो इसको सही कर लेना। ओके, अच्छा, लास्ट लेक्चर में भी एक मिस्टेक थी, मैंने वैसे तो पिंड कमेंट कर दिया है, राइट, कि स्तूप वाज नॉट ऑफ द बुद्धिस्ट ओरिजिन, राइट, बुद्धिज़्म के पहले भी स्तूप एग्जिस्ट करते थे डिफरेंट फॉर्म में। ओके, कोई भी मिस्टेक अगर आपको लगे तो आप कमेंट कर देना, आई विल पिन दैट कमेंट। वैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ कोई मिस्टेक ना हो बिकॉज एग्जाम पास है, फिर भी एक या दो मिस्टेक्स हो, अब जैसे बुक में ही मिस्टेक है तो आई एम वेरीफाइंग इट और चीज़ों को सही कर रहा हूँ, बट फिर भी अगर कोई मिस्टेक हो तो जस्ट लेट मी नो इन द पिन कमेंट, बाकियों की भी हेल्प हो जाएगी। मैं उस कमेंट को पिन कर दूंगा आपके, या फिर मैं खुद मेंशन कर दूंगा सबसे पहले कमेंट में, राइट। सो लेट मी नो अगर कोई भी मिस्टेक्स हो तो। हाँ, बट लिखने से पहले पिन कमेंट देख लेना, क्या पता मैंने ऑलरेडी वो मिस्टेक पिन कर रखी है। ओके, अच्छा, रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन में रिडक्शन भी होता है प्लस ऑक्सीडेशन भी होता है, दोनों साथ साथ होते हैं, याद रखना इस चीज़ को। ओके, बोथ अकर साइमल्टेनियसली, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। ओके, सेम सब्सटेंस को अगर ऑक्सीडाइज भी किया जा रहा है और रिड्यूस भी किया जा रहा है, इसको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि ये डिसप्रपोर्शनेट रिएक्शन भी कहलाता है, रिडॉक्स रिएक्शन, राइट। बेसिकली इसका मतलब है जहाँ पे कोई एक सब्सटेंस है, उस सब्सटेंस अपनी कोई चीज़ खो रहा है और दूसरे सब्सटेंस कोई चीज़ गेन कर रहा है, और ये दोनों चीज़ें एक साथ हो रही हैं एक ही रिएक्शन में, उसको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। रिडक्शन भी हुआ और ऑक्सीडेशन भी हुआ, राइट। जैसे सपोज रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं, दो फ्रेंड्स हैं, दोनों एक दूसरे को बॉल ऐसे फेंक के कैच खेल रहे हैं, एक फ्रेंड बॉल दे रहा है, दूसरा फ्रेंड बॉल रिसीव कर रहा है, राइट, तो दोनों चीज़ें एक साथ हो रही हैं। वन सब्सटेंस लूजेज इलेक्ट्रॉन, अनदर सब्सटेंस गेन्स इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो ये जो ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन इसका मतलब है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये चीज़ याद रखना। ओके, ऐसे याद रखना इसको, ऑयल में ऑक्सीडेशन इज लॉस्ट, रिड्यूस्ड को आप रिग याद रखना, रिडक्शन इज गेन,
तो यही फंसाता है यूपीएससी आपको, ठीक है। ऑक्सीडेशन का मतलब है कि लॉस हुआ है, रिडक्शन का मतलब हुआ है कि गेन हुआ है। किस चीज़ का? इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है, इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है रिएक्शन में। इस चीज़ को याद रखना, इसी को बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शंस। आसान भाषा में एक चीज़ और देख लो, जैसे मान लो कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन वाटर बन जाता है तो बोलते हैं कि हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज्ड हो गया, क्योंकि हाइड्रोजन को ऑक्सीजन मिल गया, राइट। और सपोज कॉपर ऑक्साइड है, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड है तो कॉपर ऑक्साइड है, राइट। कॉपर ऑक्साइड कॉपर बन जाता है, कॉपर बन जाता है। इसको क्या बोलते हैं कि कॉपर ने अपने ऑक्सीजन को लूज़ कर दिया, राइट। Cu अलग हो गया, O अलग हो गया, राइट। तो इसको बोलते हैं रिडक्शन। रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन में रस्ट लग जाती है। इसमें क्या होता है? आयरन गेन्स ऑक्सीजन, आयरन ऑक्सीजन को गेन करता है, आयरन इज ऑक्सीडाइज्ड, राइट। बर्निंग ऑफ वुड, एग्जांपल्स बहुत ज़रूरी है यूपीएससी के लिए। बर्निंग ऑफ वुड, यहाँ पे वुड जो है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाती है, यानी कि ऑक्सीडेशन अकर होता है, राइट। हमारी बॉडी में जो रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है, फूड क्या कर रहा है? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है और एनर्जी को रिलीज़ कर रहा है। इसको बोलते हैं हम रिडॉक्स रिएक्शन, राइट। ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। बोरिक एसिड क्या होता है, इन सब के बारे में पता होना चाहिए, बस क्या होता है, ठीक है। बोरिक एसिड एक एंटीसेप्टिक होता है जो कि इन्फेक्शन वगैरह को प्रिवेंट करता है, जर्म्स को किल करता है, राइट। बाकी बोरैक्स फिलामेंट्स आर यूज्ड इन फाइबर ऑप्टिक रिसर्च एज वेल, याद रखना इसको। बोरैक्स के जो ऑप्टिक्स होते हैं, वो बोरैक्स के जो फिलामेंट होते हैं वो फाइबर ऑप्टिक रिसर्च में भी काम आते हैं। यानी बोरैक्स एक ऐसा कंपाउंड है जो कि ग्लास इंडस्ट्री में भी काम आता है, राइट। डिटर्जेंट्स में भी काम आता है, आपके फाइबर ऑप्टिक रिसर्च में भी काम आता है, राइट। और बोरिक एसिड क्या है? जो कि एंटीसेप्टिक के तौर पे यूज़ किया जाता है, मेडिसिन के तौर पे यूज़ किया जाता है, याद रखना उन चीज़ों को। डायमंड क्या होता है? एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन, डायमंड एक कार्बन का ही फॉर्म है, ओके। एलोट्रोप मतलब अगर सेम एलिमेंट जो है एग्जिस्ट करता है डिफरेंट फॉर्म्स में तो उसको उसका एलोट्रोप बोलते हैं, ठीक है। सेम ही एलिमेंट है बट डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, उसके डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ भी हैं। जैसे कार्बन जो है बहुत फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, कार्बन के बहुत सारे एलोट्रोप्स होते हैं। डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, ग्राफीन हो गया, फुलरीन हो गया, ये सब कार्बन के ही फॉर्म है, इनको याद रखना, ओके। डायमंड इतना ज़्यादा हार्ड क्यों होता है? क्योंकि डायमंड का जो 3D नेटवर्क होता है, 3D स्ट्रक्चर, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, ठीक है। सारे कार्बन आइटम बहुत ही स्ट्रांगली बॉन्डेड होते हैं, स्ट्रांग बॉन्ड होता है बहुत ज़्यादा कार्बन का, इसीलिए डायमंड्स बिकम हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस, ठीक है। हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन ड्यू टू इट्स 3 डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर, याद रखना इसको। इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इज यूज्ड एज एब्रेसिव। एब्रेसिव का मतलब क्या है कि अदर जो हार्ड मटेरियल्स हैं उनको ग्राइंड कर सकता है, कट कर सकता है, इसलिए क्योंकि बहुत हार्ड होता है ना, इसलिए एब्रेसिव के तौर पे भी इसको यूज़ किया जाता है। एक्सट्रीम हार्डनेस होती है इसमें, टूल्स को कट करने के लिए, मशीन्स को ड्रिल करने के लिए, ठीक है। और ज्वेलरी के लिए तो यूज़ होता है ये डायमंड का। ग्रेफाइट क्या है? ग्रेफाइट अनदर फॉर्म ऑफ कार्बन है, मैंने आपको बताया ही, राइट। ऑल्दो ग्रेफाइट नॉन मेटल होता है बट इट इज़ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज वेल। याद रखना डायमंड हीट का अच्छा कंडक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी का नहीं। वहीं ग्रेफाइट जो है इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर है। ग्रेफाइट किस कलर के होते हैं? पहली बात तो सॉफ्ट होते हैं, हार्ड नहीं होते, और दूसरी बात ब्लैक कलर के होते हैं, ठीक है। जो पेंसिल की ब्लैक लीड होती है ना, वो ग्रेफाइट की ही बनती है, राइट। ग्रेफाइट याद रखना गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ओके, क्योंकि इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं विच आर फ्री टू मूव, ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ब्लैक लेड, ब्लैक लेड भी बोलते हैं, ऑल्दो इसमें लेड नहीं होता फिर भी ब्लैक लेड बोलते हैं, क्योंकि ये पहले बात तो पेंसिल में यूज़ होता है बिल्कुल ब्लैक कलर की, और दूसरी चीज़ लेड क्यों बोलते हैं? क्योंकि इट इज़ वाइडली यूज्ड एज इलेक्ट्रोड्स एज वेल, लुब्रिकेंट के तौर पे यूज़ होता है, पेंसिल के लीड के तौर पे यूज़ होता है। ये सारी बातें याद रखना। हाँ, बट ग्रेफाइट में एक्चुअल लीड कंपाउंड नहीं होता, उसको बस बोलते हैं, याद रखना, ठीक है। इलेक्ट्रोड्स के तौर पे, लुब्रिकेंट के तौर पे यूज़ किया जाता है ग्रेफाइट को। ग्रेफाइट सॉफ्ट क्यों होता है? क्योंकि ग्रेफाइट में लेयर्स होती हैं और ये लेयर्स एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करती रहती हैं, इसीलिए स्लिपरी और सॉफ्ट फील करता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट और ग्रेफीन में कंफ्यूज मत होना। ग्रेफीन क्या होता है? फुलरेन, ग्रेफीन, ये सब भी कार्बन के ही फॉर्म है, राइट, मैंने बताया आपको। ग्रेफीन एक 1 एटम थिक कार्बन लेयर है, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट मॉडर्न मटेरियल है, इसके बहुत सारे यूजेस है, क्योंकि ये भी एक्सट्रीमली स्ट्रांग होता है लेकिन बहुत ही लाइट होता है। जितना ज़्यादा स्ट्रांग है उतना ही ज़्यादा लाइट है, इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है और बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, ओके। ग्रेफीन के क्या क्या यूजेस हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत ज़्यादा यूजेस हैं, बैटरीज़ में बहुत ज़्यादा यूजेस हैं, जो आजकल फ्लेक्सिबल स्क्रीन्स बन रही हैं उसमें बहुत ज़्यादा यूजेस हैं, डिफरेंट सेंसर्स में ग्रेफीन का यूजेस है, राइट। वहीं पे हम बात करेंगे फुलरेन की। फुलरेन जो है उसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्बन स्ट्रक्चर होता है, फुटबॉल जैसा, राइट। और ये भी लुब्रिकेंट में यूज़ होता है, नैनो टेक्नोलॉजी में यूज़ होता है, राइट, रिसर्च मटेरियल्स में यूज़ होता है। तो ये बातें आपको फुलरेन के बारे में पता होनी चाहिए।
Fullerenes are excellent lubricant and act as superconducting material in their combined form. और ग्राफीन इज यूज्ड इन एलईडी एटसेट्रा. अब कोल क्या है? कोल इज एन अमॉर्फस एलोट्रोप ऑफ कार्बन, यानी मेनली ये फ्यूल के तौर पे ही यूज़ होता है. ये भी फॉर्म ऑफ कार्बन है. इट इज़ यूज्ड एज फ्यूल एंड एग्जिस्ट इन सेवरल वेराइटीज़. कोल बहुत तरीके के होते हैं. पीट में लोवेस्ट अमाउंट ऑफ कोल होता है, 60% कोल होता है. लिग्नाइट वाली जो वैरायटी होती है, निंगलाइट या ब्राउन कोल वाली वैरायटी में 70% कोल होता है. बिटुमिनस कोल बहुत ही हाई ग्रेड कोल होता है, 78 से 83% कोल इसमें एक्सट्रैक्ट किया जाता है. और सबसे बेस्ट होता है एंथ्रासाइट, 92% कार्बन होता है. राइट, 60% कार्बन वाला हो गया पीट. लिग्नाइट एंड ब्राउन कोल में 70% कार्बन होता है. बिटुमिनस में 78 से 83% कार्बन. एंड एंथ्रासाइट में 92% कार्बन होते हैं. राइट, इन सबके परसेंटेज पता होने चाहिए. सबसे बेस्ट है लोवेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल पता होना चाहिए आपको. बेस्ट कौन सा है? एंथ्रासाइट. राइट, यूपीएससी पूछेगा कार्बन कंटेंट कोल में इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करिए, तो सबसे कम पीट में, फिर लिग्नाइट में, फिर बिटुमिनस, देन एंथ्रासाइट. ओके, नाउ व्हाट इज कार्बन मोनोऑक्साइड? इट्स द वेरी पॉइजनस गैस. याद रखना, पॉल्यूशन वगैरह में होती है कार्बन मोनोऑक्साइड. और कार्बन मोनोऑक्साइड क्यों डेंजरस होती है? क्योंकि जाके हमारे हीमोग्लोबिन जो ब्लड में होता है उसमें कंबाइन कर जाती है. राइट, तो हमारे ब्लड में जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट है वो डिक्रीज हो जाता है. ओके, कार्बन के दो फॉर्म्स होते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन मोनोऑक्साइड तो डेडली होती है क्योंकि हीमोग्लोबिन में ब्लड मिक्स हो जा रही है. वहीं कार्बन डाइऑक्साइड जो है नॉन पॉइजनस होती है एंड इट इज यूज्ड बाय ग्रीन प्लांट्स फॉर फोटोसिंथेसिस. ओके, बाकी चारकोल तो यूज़ किया जाता है फ्यूल के मामले में. राइट, और डिओडेंट में, प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर में, गैस मास्क में यूज़ किया जाता है, बैड स्मेल को रिमूव करने के लिए यूज़ किया जाता है. ये सारी चीज़ों में चारकोल यूज़ होता है. राइट, अच्छा, मिक्सचर ऑफ CO एंड हाइड्रोजन इज कॉल्ड वाटर गैस. राइट, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन को मिलाओगे तो वाटर गैस बन जाती है. ओके, एंड दैट ऑफ CO एंड नाइट्रोजन इज कॉल्ड प्रोड्यूसर गैस. अगर आप कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन को अगर मिलाओगे तो बनेगा वाटर गैस, और अगर कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन को मिलाओगे तो बनेगा प्रोड्यूसर गैस. ठीक है, बोथ ऑफ दीज आर यूज्ड एज फ्यूल्स. चाहे वो प्रोड्यूसर गैस हो या वाटर गैस हो, दोनों ही फ्यूल की तरह यूज़ किए जाते हैं. कार्बन फाइबर्स आर यूज्ड इन द मेकिंग ऑफ एयरक्राफ्ट्स. ओके, याद रखना ये सारी चीज़ें. एक एक फैक्ट ध्यान से सुनना, यही फैक्ट्स आपके ऑप्शंस पर रिपीट होने वाले हैं. राइट, तो कुछ भी आए तो याद रखना. आपने पढ़ा था कि कार्बन फाइबर का यूज़ तो एयरक्राफ्ट मेक करने में होता है, तो यहाँ पे कुछ और कैसे दे दिया, इस तरह दिमाग लगाना है आपको. राइट, सिलिकॉन क्या है? सेकेंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट. राइट, सिलिकॉन इज नॉट सुपर कंडक्टिंग मटेरियल, सिलिकॉन इज सेमी कंडक्टर. राइट, इसीलिए इसको कंप्यूटर चिप्स में यूज़ किया जाता है. राइट, सोलर सेल्स में यूज़ किया जाता है. सिलिका जेल भी होता है. सिलिका जेल क्या होता है? इट इज़ यूज फॉर ड्राइंग, क्योंकि ये मॉइस्चर को एब्जॉर्व कर लेता है. सिलिका जेल कहाँ मिलेगा? सिलिका जेल आपको मेडिसिन की बॉटल्स में मिलेगा, शू बॉक्सेस लाओगे उसमें, याद है ना, पैकेट पड़ा होता है छोटा सा, सिलिका जेल होता है वो, ताकि वो मॉइस्चर को एब्जॉर्व कर सके. याद रखना इसको. ओके, रही बात नाइट्रोजन की. नाइट्रोजन मैंने आपको बताया एटमॉस्फेयर की एक बहुत ही मेजर गैस है. रदरफोर्ड ने इसको डिस्कवर करा था. और जो फूड के पैकेट्स होते हैं चिप्स वगैरह के, उसमें इनर्ट एटमॉस्फेयर मेंटेन करने के लिए नाइट्रोजन का यूज़ किया जाता है ताकि वो फूड लंबे समय तक रहे. राइट, इलेक्ट्रिक बल्ब्स में नाइट्रोजन का यूज़ होता है. फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री में नाइट्रोजन का यूज़ होता है. ओके, नाइट्रस ऑक्साइड क्या होता है? नाइट्रस ऑक्साइड इज़ अ लाफिंग गैस. ठीक है, इसको एनेस्थीसिया में भी यूज़ करते हैं, हल्का सा किसी को थोड़ी देर के लिए बेहोश करने के लिए, और डेंटल सर्जरी में तो यूज़ करते ही हैं. राइट, एक्सेस यूज़ कैन कॉज डेथ नाइट्रोजन का. ठीक है, याद रखना इसको. ओजोन क्या है? एलोट्रोप ऑफ ऑक्सीजन है. ठीक है, इट इज़ अ डाई मैग्नेटिक गैस. ओजोन एक डाई मैग्नेटिक गैस है, याद रखना. ओजोन की जो लेयर होती है, ये तो आपको पता है कि अर्थ को हार्मफुल रेडिएशन से बचाती है. इसके अलावा ओजोन जो है वो वाटर प्यूरिफिकेशन में भी काम आता है, एज अ डिसइंफेक्टेंट भी काम आता है, इंसेक्टिसाइड के तौर पे भी काम आता है, प्रिजर्वेटिव के तौर पर भी काम आता है. ठीक है, और ब्लीचिंग में भी ओजोन काम आता है. राइट, SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड ब्लीचिंग एजेंट है. ओके, ब्लीचिंग एक्शन जो सल्फर डाइऑक्साइड का है बहुत ही टेम्परेरी होता है, मगर ओके, जैसे क्लोरीन की जो ब्लीचिंग होती है वो बहुत परमानेंट होती है, लेकिन SO2 भी टेम्परेरी ब्लीचिंग एजेंट के तौर पे काम करता है. ओके, इट्स ब्लीचिंग एजेंट ड्यू टू रिडक्शन एंड इज टेम्परेरी. ऑक्साइड्स और सल्फर कॉजेज एसिड रेन इन द एटमॉस्फेयर. ये तो आपको पता है कि सल्फर के ऑक्साइड एसिड रेन कॉज करते हैं. ठीक है, एसिड रेन की वजह से जो बिल्डिंग्स हैं, सॉइल हैं, प्लांट्स हैं, ये सब डैमेज हो जाते हैं. राइट, आयोडीन की बात करें, आयोडीन इज़ अ पावरफुल एंटीसेप्टिक.
यूज्ड एज अ टिंक्चर ऑफ आयोडीन, अ सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन अल्कोहल, ताकि कहीं कट हो जाए, वाउंड लग जाए, उस पर ये चीज़ अप्लाई की जाती है, टिंक्चर ऑफ आयोडीन को, राइट। थोड़ा सा आयोडीन अल्कोहल में मिला के वो दवाई बनाई जाती है, तो थोड़ा सा वाउंड या कट्स पे यूज़ किया जाता है, राइट। आयोडीन की अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो गोइट्रे करके डिजीज़ होता है, राइट। गोइट्रे में थायराइड ग्लैंड की स्वेलिंग हो जाती है, राइट। तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए आयोडीन के बारे में। अ मिक्सचर ऑफ CO2 एंड Cl2 इज कॉल्ड यूक्लोरीन, ठीक है। CO2 और Cl2 के मिक्सचर को यूक्लोरीन बोलते हैं, याद रखना, यूक्लोरीन जस्ट इन केस पूछ ले तो। यूक्लोरीन कुछ नहीं, एक येलो और ग्रीन कलर की गैस होती है, राइट, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इसकी क्लोरीन लाइक स्मेल होती है और बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। कैसे प्रिपेयर किया जाता है ये जानना आपके लिए ज़रूरी नहीं है। यूजेस जान लो, क्योंकि एक बार पूछा गया यूक्लोरीन, तो आगे चल के शायद आपको फिर से यूजेस पूछ ले। तो ब्लीचिंग एजेंट भी है, राइट, डिसइंफेक्टेंट भी है, वाटर प्योरिफिकेशन भी होता है, जर्म को भी किल करता है। तो यूक्लोरीन के बहुत सारे यूजेस हैं, याद रखना, ओके। मीथेन क्या है? मीथेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सप्लोजन इन कोल माइंस। इट इज़ यूज्ड एज अ गैसेस फूस इन द प्रिपरेशन ऑफ कार्बन ब्लैक एंड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ हाइड्रोजन। बेसिकली याद रखना कि मीथेन एक नेचुरल गैस है, नेचुरल गैस। मीथेन का फॉर्मूला CH4, ओके। इट इज़ अ सिंपल हाइड्रोकार्बन, सिंपल हाइड्रोकार्बन होता है ये। क्या क्या सोर्सेज होते हैं मीथेन के? यूपीएससी कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है। मीथेन रिलीज होता है आपके मार्शेस से, वेटलैंड से, स्वैम्प से, राइट। कोल माइंस से मीथेन रिलीज होता है। जो बायोगैस के प्लांट्स होते हैं, बायोगैस प्लांट्स, यहाँ से मीथेन रिलीज होता है। जो काऊ डंग होता है, काऊ डंग का डिकम्पोजिशन जब किया जाता है उससे मीथेन गैस रिलीज होती है, राइट। तो इस यहाँ सबसे मीथेन प्रोड्यूस होता है। मीथेन के क्या क्या यूजेस होते हैं? फ्यूल के तौर पे यूज़ किया जा सकता है, कुकिंग गैस के तौर पे यूज़ किया जा सकता है, इलेक्ट्रिसिटी के जनरेशन में यूज़ किया जा सकता है, और हाइड्रोजन के मैन्युफैक्चरिंग में भी मीथेन यूज़ हो सकता है, याद रखना, ओके। मीथेन और क्लाइमेट का क्या रिश्ता है? जस्ट लाइक CO2, मीथेन इज ऑल्सो अ स्ट्रॉन्ग ग्रीन हाउस गैस। ये जैसे मैंने बताया ना कि लैंड से जब हीट वापस जाती है तो CO2 उसको ट्रैप कर लेता है। मीथेन CO2 से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर तरीके से हीट को ट्रैप करता है, राइट, याद रखना इसको। तो यही बातें आपको मीथेन के बारे में पता होनी चाहिए। इथाइलिन क्या होता है? इथाइलिन इज़ द फर्स्ट मेंबर ऑफ ओल्फिन सीरीज़, राइट। ओल्फिन यानी एल्कलीन, एल्कीन सीरीज़ की पहला मेंबर होता है इथाइलिन। एनीवे, इथाइलिन इंपॉर्टेंट क्यों है? इथाइलिन इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि आर्टिफिशियली कई बार देखते हैं जल्दी से जो फ्रूट्स वाले होते हैं, मैंगो को पकाना होता है, बनानास को पकाना होता है, उनको टोमेटोज़ को पकाना होता है ताकि जल्दी से सेल कर सके, इसके लिए इथाइलिन का यूज़ किया जाता है, ओके। प्लास्टिक की फॉर्मेशन में भी इथाइलिन को यूज़ किया जाता है, ठीक है। इथाइलिन इज यूज टू मेक पॉलीथीन, जो पॉली बैग्स आप यूज़ करते हो पॉलीथीन, वो भी इथाइलिन का ही बना होता है, ठीक है। और इथाइलिन को इथाइल अल्कोहल से तो ऑब्टेन करते ही हैं, बट आजकल इसको पेट्रोलियम क्रैकिंग से भी, याद रखना, पेट्रोलियम क्रैकिंग से भी ऑब्टेन करते हैं, ओके। अच्छा, एसेटिलीन या फिर इसको इथाइन भी बोलते हैं, बट आप एसेटिलीन याद रखना। एसेटिलीन को प्रिपेयर किया जाता है कैल्शियम कार्बाइड प्लस वाटर को मिला के, राइट। रिएक्शन ऑफ वाटर ऑन कैल्शियम कार्बाइड अगर मिलाओगे तो एसेटिलीन बन जाएगा, ओके। आपने कभी मेटल्स की वेल्डिंग होते हुए देखा है? जब मेटल्स की वेल्डिंग होती है उसमें एसेटिलाइन का ही यूज़ किया जाता है मेटल्स को कट करने के लिए। इसमें इंपॉर्टेंट यूज़ यही है इसका, क्योंकि इसका फ्लेम बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली हॉट होता है, इसलिए मेटल्स को भी कट कर सकता है, ओके। यही बात याद रखना, मेन यूज़ यही होता है इसका। पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा। नियोप्रीन एक रबर होता है, इसको भी प्रोड्यूस करने के लिए एसेटिलीन का यूज़ किया जाता है, ये भी याद रखना। दो यूजेस हो गए, एक तो मेटल को कट करने के लिए और नियोप्रीन को बनाने के लिए, ओके। नाउ क्लोरोफ्लोरोकार्बन तो आपको पता ही होगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फिर फ्रेयॉन्स जो हो गए, दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन लेयर जो अर्थ को प्रोटेक्ट करती है हार्मफुल रेडिएशन से, उसको डिप्लीट करने के पीछे बहुत बड़ा हाथ क्लोरोफ्लोरोकार्बन का है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन मतलब क्लोरीन, फ्लोरीन एंड कार्बन का कॉम्बिनेशन, जिसको हम फ्रेयॉन्स भी बोलते हैं। कहाँ से रिलीज़ होते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन? जो ये जाके एटमॉस्फेयर में ओजोन लेयर को डिप्लीट कर दे रहे हैं। हमारे AC से रिलीज़ होते थे, एरोसोल स्प्रे से रिलीज़ होते थे, राइट। सॉल्वेंट से रिलीज़ होते हैं, तो रेफ्रिजरेटर में यूज़ होते हैं, ठीक है। तो याद रखना CFC बहुत जगह यूज़ होते हैं। और CFC डेंजरस क्यों है? क्योंकि ओजोन लेयर को डिप्लीट कर देते हैं और ज़्यादा अल्ट्रावायलेट रेज अर्थ तक पहुँच पाएंगे, क्योंकि ओजोन लेयर डिप्लीट हो गई तो स्किन कैंसर का रिस्क बढ़ जाएगा, आई डैमेज होगी, लोगों की क्रॉप डैमेज होगी, राइट। लास्टली ग्लिसरॉल, मैंने बताया कि लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया था इस पर, राइट, नाइट्रोग्लिसरीन पे, और 2009 में भी पूछा गया था,
राइट। तो याद रखना ऐसे ही फैक्ट्स रिपीट होते हैं। ग्लिसरॉल इज़ अ ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल ऑब्टेन्ड बाय सैपोनिफिकेशन रिएक्शन एज अ बाई प्रोडक्ट। ठीक है, तो बेसिकली एक थिक और स्वीट लिक्विड होता है जिसका केमिकल नेम होता है ग्लिसरॉल। फॉर्मेशन कैसे होता है? सैपोनिफिकेशन, जैसे आप सोप बनाते हो ना, सोप की तरफ, सोप मेकिंग रिएक्शन ग्लिसरॉल में भी किया जाता है। यूज़ कहाँ कहाँ है? मेडिसिन में यूज़ है, कॉस्मेटिक्स में यूज़ है, मॉइस्चराइज़र में यूज़ है, राइट, और ट्रांसपेरेंट सोप में यूज़ है। नाउ व्हाट इज़ नाइट्रोग्लिसरीन? ग्लिसरॉल की मदद से नाइट्रोग्लिसरीन बनाया जाता है जिसको हम एक्सप्लोजिव्स में यूज़ करते हैं, डायनामाइट में यूज़ करते हैं, राइट। ये सब चीज़ें याद रखना। आगे के लिए ये भी याद रखना कि अलॉन्ग विद द बॉम्ब एंड एक्सप्लोजिव, नाइट्रोग्लिसरीन का थोड़ा बहुत यूज़ जो हार्ट पेशेंट्स होते हैं उनके लिए जो दवाइयाँ बनती हैं ना, उसमें भी थोड़े अमाउंट में नाइट्रोग्लिसरीन का यूज़ किया जाता है, राइट। ये फैक्ट याद रखना। बाकी ग्लिसरॉल का यूज़ बूट पॉलिश, ट्रांसपेरेंट सोप्स, लुब्रिकेंट के तौर पे, प्रिजर्वेटिव के तौर पे भी किया जाता है। एनाल्जेसिक्स क्या होते हैं? आपके पेन किलर होते हैं, ओके। एंटीपायरेटिक क्या होते हैं? बॉडी का टेम्परेचर रिड्यूस करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, जैसे पैरासीटामॉल, एस्पिरिन वगैरह हो गए। तो एनाल्जेसिक्स और एंटीपायरेटिक में डिफरेंस पता होना चाहिए। एनाल्जेसिक्स में आपका पेन किलर होते हैं, एंटीपायरेटिक्स आपकी बॉडी का टेम्परेचर कम करने के लिए यूज़ होते हैं, ओके। केमिकल विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड आर यूज्ड टू इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक क्या होते हैं? ऐसे केमिकल जो कि किसी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू बनाए गए हैं और ये दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को बैन करने के लिए बनाए जाते हैं, उनको बोला जाता है एंटीबायोटिक्स। तो एनाल्जेसिक्स क्या है, एंटीपायरेटिक क्या है, एंटीबायोटिक क्या है, ये सब आपको पता होना चाहिए। फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? फर्टिलाइजर्स मतलब ऐसे सब्सटेंसेस जो कि सॉइल में ऐड किए जाते हैं ताकि प्लांट्स की ग्रोथ बेटर हो सके, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ सके, क्रॉप का प्रोडक्शन बढ़ सके, प्लांट को न्यूट्रिशन मिल सके, इसलिए फर्टिलाइज़र का यूज़ किया जाता है। एडेड इन सॉइल टू मेंटेन इट्स फर्टिलिटी, इसीलिए इसको फर्टिलाइज़र बोलते हैं, ओके। और मेन न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं जो प्लांट को चाहिए होते हैं? मेन न्यूट्रिएंट्स प्लांट को चाहिए होते हैं N, P एंड K, मतलब नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। नाइट्रोजन क्यों चाहिए होता है? ताकि जो पत्तियां होती हैं, लीफ होती हैं, उनकी ग्रोथ हो सके। फॉस्फोरस क्यों चाहिए होता है? जो रूट्स होती हैं प्लांट्स की और जो प्लांट्स में फ्लावर्स होते हैं उनके ग्रोथ के लिए। पोटेशियम क्यों चाहिए होता है? पोटेशियम प्लांट्स को स्ट्रेंथ देता है और प्लांट्स को किसी भी तरीके से डिजीज़ से बचाता है, राइट। तो NPK तीनों ज़रूरी होते हैं। एक कंप्लीट फर्टिलाइज़र वही होता है जिसमें NPK तीनों ही हों और इसको कंप्लीट फर्टिलाइज़र बोला जाता है, ठीक है। यूरिया क्या होता है? यूरिया बहुत ही कॉमन नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र है, ठीक है। इज़ ए गुड फर्टिलाइजर एंड एज इट डज नॉट अफेक्ट द pH ऑफ द सॉइल एंड कंटेन्स 46% नाइट्रोजन। यूरिया में 46% नाइट्रोजन होता है, ओके। और यूरिया क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बहुत ही ज़्यादा चीप होता है, बहुत ही ईजिली अवेलेबल होता है, बहुत तेज़ी से प्लांट की ग्रोथ करता है और बहुत हाई नाइट्रोजन कंटेंट होता है, राइट। तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, ये ट्रिपल सुपर फॉस्फेट क्या है? ट्रिपल सुपर फॉस्फेट एक तरह का फॉस्फोरस रिच फर्टिलाइजर है, फॉस्फोरस बहुत होता है इसमें। तो ये रूट के डेवलपमेंट के लिए, राइट, फ्लावरिंग के लिए और सीड फॉर्मेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इट्स अ गुड फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर, याद रखना। तो क्वेश्चन आ जाए ट्रिपल सुपर फॉस्फेट क्या है, तो ये एक तरह का फर्टिलाइज़र ही है, राइट। बायोसाइड क्या होते हैं? बायोसाइड ऐसे केमिकल जो कि लाइफ किलिंग केमिकल होते हैं। लाइफ किलिंग केमिकल हार्मफुल ऑर्गेनिज्म जितने भी होते हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गए, फंजाई हो गए, एल्गी हो गए, इंसेक्ट्स हो गए, इन सबको किल कर देते हैं बायोसाइड्स, ओके। जैसे आप स्विमिंग पूल में जाते हो, स्विमिंग पूल में क्योंकि सबको नहाना होता है तो क्लोरीन को डाला जाता है उसमें। क्लोरीन एक्ट एज अ बायोसाइड इन स्विमिंग पूल, ठीक है। ड्रिंकिंग वाटर के ट्रीटमेंट में भी क्लोरीन डाला जाता है ताकि सारे गंदी चीज़ों को मारा जाए, राइट। इंडस्ट्रियल वाटर को क्लीन करने के लिए भी क्लोरीन ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो क्लोरीन एक्ट एज अ बायोसाइड इन द वाटर ट्रीटमेंट, ओके, शॉर्ट लाइफ बायोसाइड। क्लोरीन जर्म्स को कैसे मार देता है? क्योंकि क्लोरीन जो है एक एसिड फॉर्म करता है जिसका नाम होता है हाइपोक्लोरस एसिड। हाइपोक्लोरस एसिड, याद रखना, ये क्वेश्चन आ सकता है, हाइपोक्लोरस एसिड क्या है? एन एसिड फॉर्म्स बाय द क्लोरीन विच किल्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वेरी इफेक्टिवली। इसका फॉर्मूला होता है HOCl, राइट। बायोसाइड तो हो गया। हार्बिसाइड क्या होते हैं? हार्बिसाइड्स वो होते हैं जो वीड्स को किल करते हैं, ठीक है। वीड्स किल करने के लिए वीड्स को क्यों रिमूव करना होता है? वीड्स जो है क्रॉप्स के साथ ना कम्पीट करने लगते हैं। तो जो क्रॉप्स को न्यूट्रिएंट चाहिए, क्रॉप्स को जो वाटर चाहिए, क्रॉप्स को जो सनलाइट चाहिए, वो सब वीड एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसलिए क्रॉप्स के आसपास कभी वीड नहीं आने देना चाहिए। फार्मर्स उन वीड को रिमूव कर देते हैं हार्बिसाइड डाल के, राइट। हार्बिसाइड्स के बहुत सारे टाइप होते हैं। 2,4-D होता है,
राइट, एट्राजीन होता है, ग्लाइफोसेट होता है, याद रखना ग्लाइफोसेट इज हार्बिसाइड, ओके। तो ये सारी बातें याद रखिएगा, ये सब हार्बिसाइड के एग्जाम्पल है। सबसे पहला सक्सेसफुली यूज़ किया जाना जो हार्बिसाइड था वो 2,4-D ही था, ठीक है, याद रखना इसको। अब थोड़ा सा बायोलॉजी पढ़ लेते हैं। बायोलॉजी में जो सेल वाला चैप्टर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, घुमा फिरा के कुछ ना कुछ क्वेश्चन आता ही रहता है, इसको देख लो। वैसे मैंने इसको क्रैक सीरीज में पूरा पढ़ाया है आपको डिफरेंट एपिसोड्स में, बट एक बार क्विकली रिवाइज करेंगे, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन एक्सपेक्ट मत करना, बट हाँ जितनी चीज़ें पूछी गई हैं वो चीज़ें तो हम अच्छे से पढ़ ही लेते हैं, राइट। तो सेल क्या होती है? सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको बेसिक जो यूनिट है वो सेल है। हम सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं सब सेल्स के बने हुए हैं, एंड ऑल लाइफ एक्टिविटीज़ हैपन इनसाइड द सेल। जितनी भी लाइफ एक्टिविटीज़ है सब सेल के अंदर होती हैं, ठीक है। जैसे कि ब्रिक बाई ब्रिक मिलके एक बिल्डिंग बनाते हैं, वैसे ही सेल बाई सेल मिलके लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाया जाता है, ओके। सेल थ्योरी किसने प्रपोज करी थी? शेल्डन एंड श्वान ने, याद रखना इसको, ओके। मेन आइडिया क्या था कि सभी जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो सभी सेल्स के बने होते हैं। सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, राइट। क्या वायरस जो है वो सेल थ्योरी के एक्सेप्शन होते हैं? यस, वायरस आर नॉट द ट्रू सेल्स, ओके। वो वायरस लाइफ तभी शो करते हैं जब वो किसी होस्ट सेल में घुसते हैं। वायरस को किसी सेल में घुसा दो तो वायरस में लाइफ आ जाएगी, वरना अदरवाइज वायरस इंडिपेंडेंटली उनमें लाइफ नहीं होती है, राइट। सो दे आर कंसिडर्ड एन एक्सेप्शन टू सेल थ्योरी। वायरस आर एन एक्सेप्शन टू सेल थ्योरी, ये बात याद रखना, ओके। सेल दो तरह की होती हैं, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती हैं? प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब होता है बहुत ही प्रिमिटिव और बहुत ही सिंपल सेल, जिसमें कोई अपना खुद का ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है, और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होते, उनको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स, राइट। ऐसी प्रोकैरियोटिक सेल्स किसमें पाई जाती हैं? बैक्टीरियाज में, ब्लू ग्रीन एल्गी में जो साइनोबैक्टीरिया होता है, राइट, और माइकोप्लाज्मा वगैरह में प्रोकैरियोटिक सेल मानी जाती है। याद रखना इसमें कोई ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाते प्रोकैरियोटिक सेल में। वहीं जो यूकैरियोटिक सेल होती हैं, यूकैरियोटिक सेल के पास अपना खुद का ट्रू न्यूक्लियस होता है और उसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। प्रो से याद रखना प्रिमिटिव, प्रो मतलब प्रिमिटिव, जो प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स है उसमें प्रोकैरियोटिक सेल पाई जाती हैं, बैक्टीरिया, एल्गी, याद रहेगा ना। और यूकैरियोटिक सेल किसमें पाई जाती हैं? प्लांट्स में, एनिमल्स में, फंजाई में, इन सब जगह यूकैरियोटिक सेल मिलती हैं, राइट, याद रखना इसको। तो ये तो हो गया प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंस। प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया वगैरह में पाई जाती है, यूकैरियोटिक प्लांट और एनिमल में पाई जाती है, राइट। अब प्लांट सेल की बात करें, अगर प्लांट सेल और एनिमल सेल की बात करें तो प्लांट सेल के पास याद रखना एक सेल वॉल होता है। सबसे खास बात है जो प्लांट्स में जो सेल होती है उनमें सेल वॉल होती है, और प्लास्टिड्स होते हैं प्लांट की सेल में। प्लास्टिड मतलब क्लोरोप्लास्ट वगैरह भी होते हैं, राइट। जो एनिमल का सेल होता है, एनिमल सेल जो होता है उसमें सेंट्रोजोम होता है, सेंट्रोजोम, लेकिन सेल वॉल नहीं होती। सबसे मेन डिफरेंस यही है, प्लांट सेल में सेल वॉल होता है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता, राइट। प्लांट सेल में सेल वॉल्स एंड प्लास्टिड्स होते हैं, ओके। प्लांट की जो सेल वॉल होती है मेनली वो सेलुलस की बनी हुई होती है, हेमी सेलुलस की बनी हुई होती है, और पैक्टिन की बनी हुई होती है, पैक्टिन, राइट। और ये जो फंगल सेल होते हैं, फंगल सेल ये चिटिन के बने हुए होते हैं। प्लांट सेल इज मेड अप ऑफ पैक्टिन, फंगल सेल इज मेड ऑफ चिटिन या चाइटिन, जैसे भी बोलना हो बोलो, राइट। सेम मटेरियल फाउंड इन इंसेक्ट्स आउटर कवरिंग। ये जो चाइटिन है ना, यही इंसेक्ट्स के आउटर कवरिंग में पाया जाता है, फंगल सेल होती है, राइट। तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। प्लांट सेल में सेल वॉल होता है, एनिमल सेल में नहीं होता सेल वॉल, लेकिन एनिमल सेल में सेंट्रोजोम होता है, ये बात याद रखना। फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल क्या है? फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल दिया गया था सिंगर एंड निकोलसन के द्वारा। इसमें बताया गया था कि भाई जो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है वो कैसे होता है, उसको एक्सप्लेन किया गया था। बताया गया था कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो फ्लूइड की तरह भी बिहेव करती हैं और मोज़ाइक की तरह भी बिहेव करती हैं, राइट। मतलब ये बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं और बहुत ही मिक्स अरेंजमेंट होता है इनका। जो सेल होते हैं, सेल मेम्ब्रेन्स, उनमें लिपिड्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ये सारी बातें एक्सप्लेन की गई थी फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल में बाय सिंगर निकोलसन, राइट। अच्छा, न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस इज काइंड ऑफ अ ब्रेन ऑफ द सेल। न्यूक्लियस सेल की सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल है, राइट। न्यूक्लियस के क्या क्या पार्ट होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर आपको मिलेगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, राइट, और आपको न्यूक्लियोप्लाज्म मिलेगा, न्यूक्लियोलस मिलेगा, क्रोमैटिन मिलेगा, ये सब चीज़ें न्यूक्लियस के अंदर पाई जाएंगी, न्यूक्लियस के पार्ट हैं। क्रोमैटिन क्या है? इंपॉर्टेंट याद रखना, क्रोमैटिन ऐसी चीज़ है जिसमें डीएनए होता है, जो डीएनए और जेनेटिक मटेरियल को कंटेन करता है, राइट। जब सेल डिवाइड होती है, क्रोमोसोम क्या होते हैं? जब सेल का डिवीजन होता है तो क्रोमोसोम्स फॉर्म होते हैं।
न्यूक्लियोलस क्या होता है? न्यूक्लियस ऐसी साइट है जहाँ पे आरएनए का सिंथेसिस होता है, आरएनए प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, और तभी किस चीज़ का फॉर्मेशन होता है? राइबोसोम्स का। राइबोसोम का फॉर्मेशन तब होता है जब आरएनए सिंथेसाइज करते हैं। ये सारी बातें याद रखिएगा, राइट। पूछा जाता है कहाँ पे न्यूक्लियस एब्सेंट होता है? बैक्टीरिया में न्यूक्लियस नहीं होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी में न्यूक्लियस नहीं होता है, राइट। जो मैच्योर ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स होते हैं उसमें भी न्यूक्लियस नहीं होता है, याद रखना। क्यों भाई? रेड ब्लड सेल्स में न्यूक्लियस क्यों नहीं होते? इसलिए ताकि हीमोग्लोबिन के लिए ज़्यादा स्पेस अवेलेबल हो सके और ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ सके, राइट। इसलिए मैच्योर रेड ब्लड सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होता है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, ओके। अच्छा, गोल्गी कॉम्प्लेक्स क्या होता है? गोल्गी कॉम्प्लेक्स डिस्कवर किया था कैम्लियो गोल्गी ने, और ये कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होता है प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन्स में। प्रोटीन्स को मॉडिफाई करना, ठीक है, मटेरियल्स को पैकेज करना और कुछ सब्सटेंसेस को सीक्रेट करता है ये गोल्गी अपरेटस। सब कुछ समझ आ रहा है ना? न्यूक्लियोलस क्या होता है? आरएनए की सिंथेसिस की साइट है, राइट। इतना ही जानना है आपको, जितनी चीज़ें मैं बता रहा हूँ सारी चीज़ें याद रखना, ठीक है। और क्रोमैटिन क्या होता है? क्रोमैटिन में आपका डीएनए या जेनेटिक मटेरियल होता है, क्रोमोसोम का फॉर्म होते हैं जब सेल डिवाइड होती है, ओके। गोल्गी कॉम्प्लेक्स क्या होता है? जो प्रोटीन की पैकेजिंग और प्रोसेसिंग करते हैं। ये सारी बातें याद रखना, ओके। और बात करें आगे लाइजोसोम्स की, ओके। लाइजोसोम्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स कंटेन करते हैं और इनको सुसाइडल बैग ऑफ द सेल भी कहा जाता है। क्यों सुसाइडल बैग्स? क्योंकि अगर लाइजोसोम्स बर्स्ट कर गए तो जो एंजाइम्स निकलते हैं ना, वो अपने आप को ही डाइजेस्ट कर लेंगे, मतलब सेल को ही डाइजेस्ट कर लेंगे। इसलिए सेल को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं लाइजोसोम्स, सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल होते हैं। वैसे तो इसमें हाइड्रोलिक्टिक एंजाइम्स होते हैं जो कि एसिडिक मीडियम देते हैं फॉर प्रॉपर डाइजेशन, राइट। बट अगर ये बैग फट गया तो फिर सेल को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है, राइट। लाइजोसोम याद रखना बेस्ट वर्क करते हैं एट द pH 5 पे लाइजोसोम सबसे अच्छे से काम करते हैं। लाइजोसोम तो चलो डाइजेशन का काम करते हैं, राइट। लाइजोसोम्स में डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, बट राइबोसोम्स क्या होते हैं? राइबोसोम्स प्रोटीन के सिंथेसिस में काम करते हैं। प्रोटीन को सिंथेसिस मतलब प्रोटीन बनाने का काम करते हैं राइबोसोम्स, ओके। राइबोसोम्स प्रोटीन बनाते हैं। टाइप्स ऑफ राइबोसोम्स क्या होते हैं? एक तो होते हैं यूकैरियोट, राइट, और एक होते हैं प्रोकैरियोट, ठीक है। 70S मतलब प्रोकैरियोट, 80S मतलब यूकैरियोट्स, ओके। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? जिससे राइबोसोम अटैच होता है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में फोटोस प्रोटीन का जो है सिंथेसिस होता है, राइट। प्रोटीन सिंथेसिस साइट क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन का सिंथेसिस होता है और ये राइबोसोम से अटैच होता है, याद रखना इसको, ओके। ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं ना, दो तरह के होते हैं। एक तो रफ हो गया, रफ में प्रोटीन सिंथेसिस होता है और ये राइबोसोम्स इससे अटैच होते हैं। वहीं जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसमें राइबोसोम अटैच नहीं होते हैं, ठीक है। वो मेनली डिटॉक्सिफिकेशन के लिए यूज़ होता है, ठीक है। वो फैट और लिपिड को सिंथेसाइज करने के लिए होता है, यानी प्रोटीन को सिंथेसाइज करने के लिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फैट और लिपिड्स को सिंथेसाइज करने के लिए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, ओके। RER में जो है राइबोसोम अटैच होगा, SER में राइबोसोम अटैच नहीं होगा, दोनों में डिफरेंस समझ जाना। राइबोसोम ही सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द प्रोटीन सिंथेसिस, ओके। नाउ व्हाट इज माइटोकॉन्ड्रिया? माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। पावर हाउस ऑफ सेल किसको बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। क्यों? क्योंकि ये ATP यानी एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ATP क्या होती है? किसी भी सेल की अगर एनर्जी करेंसी को पूछो भाई सेल की एनर्जी कहाँ से आती है तो उसको ATP बोलते हैं। और इसको कौन प्रोड्यूस करता है? माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस करता है एनर्जी को। बेसिकली सेल को अगर कहीं से एनर्जी या पावर मिल रही है तो माइटोकॉन्ड्रिया से ही मिल रही है। ऐसा क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर फूड और ऑक्सीजन मिलकर एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन मतलब सेल्स के अंदर जो रेस्पिरेशन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे चलती है क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल में क्या होता है? क्रेब्स साइकिल एक ऐसी साइकिल है जिसमें इम्पॉर्टेंट तरीके से एनर्जी प्रोड्यूस होती है, राइट। और कहाँ चलती है ये क्रेब्स साइकिल? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रेब्स साइकिल के थ्रू ही ATP को प्रोड्यूस किया जाता है। समझ आ गया? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रेब्स साइकिल चल रही हैं, उसी में ये फूड प्लस ऑक्सीजन मिलके एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं। क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? ATP, राइट। तो इम्पॉर्टेंट एनर्जी प्रोड्यूसिंग साइकिल होती है एक माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, इसको बोलते हैं क्रेब्स साइकिल। बोलोगे तो नहीं ना माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, ATP क्या है, क्रेब्स साइकिल क्या है, कैसे ये सब इंटरलिंक्ड है? चीज़ें समझ आ रही हैं? ओके।
अब आगे बढ़ते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में एक स्पेशल फैक्ट ये होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया का अपना खुद का डीएनए होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना, ठीक है। और बिसाइड न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का डीएनए भी होता है। अपना खुद का न्यूक्लियस तो होता ही है, बट डीएनए भी होता है उनके पास। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। आपको माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो फादर से मिलते हैं या मदर से मिलते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया इनहेरिटेड मेनली फ्रॉम मदर, ये बात याद रखना। क्रोमोसोम्स की बात करें तो क्रोमोसोम्स कैरी हेरिडेटरी कैरेक्टर। आपके अंदर जो हेरिडेटरी कैरेक्टर आते हैं, मतलब पेरेंट्स से जो उनके बच्चों को जो उनके ट्रेट्स पास आउट होते हैं, वो क्रोमोसोम्स के थ्रू ही होते हैं। क्रोमोसोम्स किस चीज़ के बने हुए होते हैं? क्रोमोसोम्स बने होते हैं डीएनए के और प्रोटीन के। याद रखना, ये दो फैक्ट इंपॉर्टेंट है क्रोमोसोम के बारे में। जब सेल डिवाइड होती है तो क्रोमोसोम फॉर्म होते बताया था ना, तो क्रोमोसोम्स ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ वन जनरेशन टू नेक्स्ट एंड कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स। इतनी बातें समझ आ गई। क्रोमैटिन क्या होता है? क्रोमैटिन एक थ्रेड लाइक मटेरियल होता है न्यूक्लियस के इनसाइड। दो टाइप के क्रोमैटिन होते हैं। क्रोमैटिन दो टाइप के होते हैं, याद रखना। एक तो होता है यूक्रोमैटिन, दूसरा होता है हेट्रोक्रोमैटिन। यूक्रोमैटिन जो है वो बहुत ही लूजली पैक्ड होता है, धागा ऐसे ठीक से पैक नहीं है, इसलिए जीन एक्सप्रेशन में बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। वहीं जो हेट्रोक्रोमैटिन होता है ये बहुत टाइटली पैक्ड होता है, इसलिए मोस्टली इनएक्टिव होता है। क्वेश्चन आएगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्रोमैटिन इज़ मोस्टली इनएक्टिव? तो हेट्रोक्रोमैटिन इनएक्टिव है और यूक्रोमैटिन जो है बहुत ही एक्टिव क्रोमैटिन है, राइट। याद रखना ये सारी चीज़ें। और बताओ, क्या क्रोमोसोम्स के भी टाइप होते हैं? बस नाम याद रख लो, फंक्शन नहीं याद रखना। लैम्ब्रिश एंड पॉलीथी, राइट। नाम याद रख लो, नहीं भी याद रखोगे चलेगा, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? न्यूक्लियस एसिड जो होते हैं वो मेनली दो तरीके के होते हैं। एक तो होता है आपका डीएनए और एक होता है आरएनए। डीएनए और आरएनए दोनों में आपकी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड होती है, ओके। बेसिक यूनिट क्या होती है? डीएनए और आरएनए की जो बेसिक यूनिट होती है वो न्यूक्लियोटाइड होती है। दीज आर द पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड का मतलब होता है कि ईच न्यूक्लियोटाइड में कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि उसमें नाइट्रोजन के बेसेस होते हैं, शुगर होते हैं और फॉस्फेट होते हैं, ओके। तो डीएनए और आरएनए में डिफरेंस क्या है? डीएनए जो है वो हमेशा डबल स्टैंडर्ड होता है और आरएनए जो है हमेशा सिंगल स्टैंडर्ड होता है, राइट। ये बात पता चल गई आपको। इसके अलावा जो डीएनए होता है उसमें थाइमीन होता है, राइट। एडेनिन पेयर करता है थाइमीन के थ्रू डीएनए में। आरएनए में बात करें तो आरएनए में ये चीज़ नहीं होती। आरएनए में सिर्फ यूरेसिल होता है। डीएनए में एडेनिन पेयर कर रहा है थाइमीन से, ए पेयर कर रहा है टी से, लेकिन आरएनए में एडेनिन पेयर कर रहा है यूरेसिल से, ए पेयर कर रहा है यू से। याद रखना इस चीज़ को, ओके। डीएनए में थाइमीन होता है, आरएनए में यूरेसिल होता है, ये बात याद रखना। डीएनए एक परमानेंट जेनेटिक मटेरियल है, वहीं आरएनए सिर्फ प्रोटीन सिंथेसिस के लिए यूज़ किया जाता है, ओके। डीएनए में जो बेस पेयर हो रहा है कैसा हो रहा है? एटी, एडेनिन, थाइमीन और गुआनिन एंड साइटोसिन। आरएनए में क्या हो रहा है? ए और यू, एडेनिन और यूरेसिल, और जी और सी तो सेम है, गुआनिन और साइटोसिन सेम है, राइट। तो डीएनए और आरएनए में डिफरेंस याद रखना, ओके। और बात करें आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल की, क्या आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल है? तो मोस्ट ऑर्गेनिज्म जो है डीएनए को ही यूज़ करते हैं एज जेनेटिक मटेरियल, लेकिन कुछ वायरस जो है वो आरएनए का यूज़ करते हैं, जैसे कि कोरोना वायरस आया था, राइट, एचआईवी, इन्फ्लुएंजा वायरस, ओके। अच्छा, डीएनए को डिस्कवर किसने करा था? फ्रेडरिक मिल्शर ने 1869 में, ओके। मैंने आपको बताया था कि जो मैच्योर रेड ब्लड सेल्स होती हैं उसमें न्यूक्लियस नहीं होते हैं और उसमें ना ही डीएनए होता है, ठीक है। आवर बॉडी हैव डीएनए विद द एक्सेप्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। क्यों नहीं होते रेड ब्लड सेल्स में डीएनए और न्यूक्लियस वगैरह? मैंने बताया ताकि ऑक्सीजन के लिए ज़्यादा स्पेस मिल सके, ठीक है, हेमोग्लोबिन के लिए ज़्यादा स्पेस मिल सके ताकि ज़्यादा ऑक्सीजन जनरेटिंग कैपेसिटी बढ़ सके बॉडी की। सेल डिवीज़न की बात करें, सेल डिवाइड क्यों होती हैं? अपने आप को ग्रो करने के लिए डिवाइड होती हैं, अपनी बॉडी को रिपेयर करने के लिए डिवाइड होती हैं और रिप्रोड्यूस करने के लिए डिवाइड होती हैं। दो तरीके का डिवीज़न होता है, सेल डिवीज़न दो तरीके का होता है, शॉर्ट में बता रहा हूँ। एक तो मिटोसिस और मियोसिस। क्वेश्चन आएगा कि मिटोसिस मियोसिस क्या है, तो सेल डिवीज़न के टाइप हैं, ठीक है। मिटोसिस में जो सेल डिवाइड होती है तो दो आइडेंटिकल सेल्स बनकर सामने आती हैं, बिल्कुल एक जैसे की। मिटोसिस में जब सेल डिवीज़न होता है उसको ग्रोथ के लिए यूज़ किया जाता है, रिपेयर के लिए। वहीं जब मियोसिस होता है तो सेल जब डिवाइड होती है तो रिप्रोडक्टिव सेल्स बनती हैं, स्पर्म बनते हैं, एग्स बनते हैं, राइट। और क्रोमोसोम्स के नंबर जो है वो हाफ हो जाते हैं। बेसिकली ये रिडक्टिव डिवीज़न है, ओके। मिटोसिस एक इक्वेशनल डिवीज़न है और मियोसिस एक रिडक्टिव डिवीज़न है, ओके। तो ये सारी बातें आपको पता होना चाहिए।
म्यूटोसिस और मियोसिस के बारे में हल्का सा पता होना चाहिए, बाकी अगर और देखना है तो और देख लेना, मैं तो फिलहाल इतना ही समझा सकता हूँ। बाकी मैंने क्रैक सीरीज़ में डिटेल में एक्सप्लेन किया व्हाट इज़ म्यूटोसिस और मियोसिस, अगर आप वो वीडियोज़ देखे हो तो आपको पता होगा। ओके, सेल्स का जनक माना जाता है रॉबर्ट हुक को, राइट, और इन्होंने अपनी बुक माइक्रोग्राफिया में पब्लिश करा था सेल के बारे में पहली बार। और दूसरी चीज़ है एंटोनी वैन ल्यूविक को माना जाता है कि ही इज़ द फर्स्ट साइंटिस्ट टू ऑब्जर्व लिविंग सेल्स, बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ बाय यूजिंग अ सिंपल माइक्रोस्कोप, इसलिए फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एंटोनी वैन ल्यूविक को बोला जाता है, राइट। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। ओके, किंगडम प्रोटिस्टा क्या होता है? देखो, एनिमल किंगडम से बहुत क्वेश्चन आते हैं घुमा फिरा के, तो चीज़ें थोड़ी सी ध्यान में रखना कि कौन सी चीज़ें क्या हैं। किंगडम प्रोटिस्टा क्या होता है? जिसमें सभी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आते हैं, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जिसमें होते हैं उसको किंगडम प्रोटिस्टा बोलते हैं, याद रखना। ओके, जैसे कि यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म मतलब जो कि ना तो प्लांट है, ना एनिमल है, ना फंजाई हैं, राइट। तो ऐसे लोग जो है किंगडम प्रोटिस्टा में आते हैं। ओके, तो याद रखना, जैसे अमीबा हो गया, यूग्लिना हो गया, ये सब किंगडम प्रोटिस्टा में आएंगे। ओके, पैरामीशियम हो गया, ये सब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ओके, ये डिफाइंड न्यूक्लियस तो शेयर करते हैं, लेकिन आपस में बहुत डिफ़र करते हैं कि कैसे ये खाना खाते हैं, कैसे मूव करते हैं, कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, इनका कुछ फिक्स नहीं है। तो इनको किंगडम प्रोटिस्टा में डाला गया है, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, याद रहेगा ये। आगे किंगडम फंजाई की बात करते हैं। फंजाई भी जो है यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स ही होते हैं, लेकिन ये नॉन ग्रीन, ठीक है, और हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। ओके, नॉन ग्रीन यानी कि नो क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है इनमें, और दूसरी चीज़ ये हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, मतलब अपना फूड खुद नहीं बना सकते। ओके, ए क्लोरोफिलर्स नॉन क्लोरोफिलिंग यानी नॉन फोटोसिंथेटिक, और हेट्रोफिलिक होते हैं यानी अपना फूड खुद नहीं बना सकते। किंगडम फंजाई के लोग क्या होते हैं? फंजाई के एग्जाम्पल्स मशरूम हो गया, ईस्ट, राइट, ब्रेड मोल्ड, ये सब चीज़ें क्या है? किंगडम फंजाई के बिलोंग करते हैं। और फंजाई क्यों फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते? बिकॉज उनमें क्लोरोफिल नहीं होता, जैसे मैंने बताया आपको, इसलिए वो दूसरे पे डिपेंड करते हैं फॉर देयर फूड। न्यूट्रिशन के आधार पे फंजाई को डिवाइड किया गया है। एक तो होते हैं सैप्रोफाइटिक फंजाई, ठीक है, जो कि फीड करते हैं डेड एंड डिकेइंग मैटर पे, ठीक है, और दूसरे होते हैं पैरासिटिक फंजाई, जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही फूड ले लेते हैं और डिजीज़ कॉज कर देते हैं। जैसे प्लांट्स में गए, प्लांट्स में उससे उन्होंने फूड ले लिया, वहाँ पे प्लांट में रस्ट फंगस लग गया, प्लांट्स को डिजीज़ हो गया, राइट। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। बैक्टीरिया एंड फंजाई कैन बी ग्रोन इन आर्टिफिशियल सिंथेटिक मीडियम एज दे डू नॉट नीड स्पेसिफिक लिविंग होस्ट। ये क्वेश्चन पूछा गया था, क्या बैक्टीरिया फंजाई को आर्टिफिशियल तरीके से ग्रो कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं। ओके, मैनी बैक्टीरिया एंड फंजाई कैन ग्रो ऑन आर्टिफिशियल मीडिया, लेकिन कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया फंजाई होते हैं जो कि कहीं ना कहीं किसी कोई पैरासाइट उनको चाहिए, ठीक है, या कोई लिविंग होस्ट उनको चाहिए ग्रो करने के लिए। तो ये स्टेटमेंट यूनिवर्सली ट्रू तो नहीं था, बट हाँ कुछ हद तक सही है, कर सकते हैं करने को। जो बैक्टीरिया और फंजाई होते हैं इनमें, अच्छा, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होता है? चलो बताओ। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप ये होता है जहाँ पे दोनों आपस में बेनिफिट दे रहा हूँ। फॉर एग्जांपल लिकेंस जो होते हैं वो क्या होते हैं? फंगस प्लस एल्गी जब साथ साथ रहते हैं, ठीक है, तो उनको लिकेंस बोलते हैं। ओके, फंजाई एंड प्रोटोजोआस एस्टैब्लिश सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद अदर ऑर्गेनिजम्स। फंजाई और प्रोटोजोआ आपस में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बता लेते हैं, ठीक है, विद अदर ऑर्गेनिजम्स, आपस में नहीं, अदर ऑर्गेनिजम्स के साथ। अच्छा, एल्गे क्या करता है? एल्गे जो है फूड बनाता है बाई फोटोसिंथेसिस, राइट। मैंने बताया ना, फंजाई और एल्गे जो है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में होते हैं। एल्गे जो है वो बनाता है फूड बाय फोटोसिंथेसिस, और जो फंगस है वो क्या करता है? वाटर देता है, मिनरल देता है, प्रोटेक्शन देता है, तो दोनों को बेनिफिट मिलता है, ठीक है। एक ऐसी कंपोजिट सिम्बायोटिक लाइफ जिसमें फंगस भी हो और एल्गे भी हो, उसको हम लाइकेंस बोलते हैं, याद रखना इसको। ओके, लाइकेंस जो होते हैं वो गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर होते हैं, एयर पॉल्यूशन को लेकर बहुत सेंसिटिव होते हैं। अगर किसी एरिया से लाइकेंस डिसअपियर हो जाए, मतलब वहाँ पे एयर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है। अच्छा, किंगडम प्लांट की बात कर लें, मल्टी सेलुलर प्लांट्स होते हैं, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये तो आपको पता ही है। मैंने आपको बताया प्लांट्स में सेल वॉल होती हैं जो कि सेलुलस की बनी होती हैं, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। फूड कहाँ से मिलता है इनको? मेनली फूड को स्टोर करते हैं इन फॉर्म ऑफ स्टार्च के फॉर्म में फूड स्टोर करते हैं। प्लांट्स के बारे में पता होना चाहिए आपको। फंगस के बारे में पता चल गया, प्लांट के बारे में पता चल गया, दोनों में डिफरेंस समझ आ गया ना। फंगस में भाई कोश भी नहीं है, ना क्लोरोफिल है, ठीक है, और हेट्रोट्रॉफिक भी हैं, ये अपना फूड खुद नहीं बना सकते।
प्लांट्स तो अपना फूड स्टोर करके रख रहे हैं स्टार्च के फॉर्म में, राइट। ये सारी बातें पता होनी चाहिए। प्लांट्स की जो ग्रोथ होती है वो जनरली इनडेफिनिट होती है, बिकॉज प्लांट्स जो है अपने आप को पूरी तरह से ग्रो करते रहते हैं थ्रू आउट देयर लाइफ। ओके, एल्गी की बात करें तो एल्गी एक ग्रुप ऑफ क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म है जो कि वाटर में पाए जाते हैं। क्या एल्गी फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं? यस, दे आर फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। क्या एल्गी में वैस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं? नहीं, वैस्कुलर टिश्यूज़ नहीं होते हैं। एल्गी का बॉडी स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल होता है, ठीक है। एल्गी में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, याद रखना, वो आइसोगैमी के थ्रू होता है, एनिसोगैमी के थ्रू होता है और ऊगैमी के थ्रू होता है। ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। वैस्कुलर टिश्यूज़ क्या होते हैं जो इस एल्गे में बिल्कुल नहीं होते? वैस्कुलर टिश्यूज़ मतलब स्पेशल टिश्यूज़ होते हैं जो कि वाटर और फूड को ट्रांसफ़र करते हैं। जैसे प्लांट्स में होता है ना, प्लांट्स में एक जाइलम होता है, फ्लोएम होता है। जाइलम प्लांट्स में वाटर को ट्रांसफ़र करता है और फ्लोएम फूड को ट्रांसफ़र करता है। ऐसे वैस्कुलर टिश्यूज़ एल्गे में मौजूद नहीं होते हैं। एल्गे के कुछ एग्जांपल्स बताइए। स्पाइरोगाइरा, राइट। सी वीड्स, ये भी एल्गे होते हैं। क्लैमिडोमोनास, ये भी एल्गे होते हैं। ये सारे एल्गे के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। बाकी आइसोगैमी, एनिसोगैमी नाम याद रख लो, ठीक है। क्या होता है ज़रूरी नहीं है, एल्गे के रिप्रोडक्टिव मैकेनिज्म है, इतना याद रखना। ब्रायोफाइट्स क्या होते हैं? ब्रायोफाइट्स को बोला जाता है एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। एम्फीबियंस मतलब जो लैंड पे भी रह ले बट उनको वाटर भी चाहिए, वाटर पे भी रहते हैं। तो एम्फीबियंस लैंड पे भी रहते हैं लेकिन उनको वाटर भी चाहिए होता है रिप्रोडक्शन के लिए, जैसे फ्रॉग होता है, राइट। ब्रायोफाइट्स के क्या एग्जांपल होते हैं? ब्रायोफाइट्स में भी वैस्कुलर टिश्यूज़ नहीं होते हैं, ना तो उनमें रूट्स होता है, ना स्टेम्स होता है, ना लीव्स होता है। बहुत ही सिंपल प्रिमिटिव जो प्लांट्स दिखेंगे आपको ब्रायोफाइट्स कहलाते हैं, जैसे कि मॉसेस, लीवरवर्ट्स। क्वेश्चन आएगा मॉसेस और लिकेंस में डिफरेंस क्या है? लिकेंस फंजाई और एल्गे का सिम्बायोसिस है। मॉसेस क्या है? मॉसेस आर द ब्रायोफाइट्स। तो ये सब चीज़ें भूलना मत, याद रखना। ओके, डॉसोनिया क्या है? डॉसोनिया इज़ द लार्जेस्ट ब्रायोफाइट इन द वर्ल्ड विच इज़ फाउंड इन न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ज़ूपसिस क्या है? ज़ूपसिस बहुत ही स्मॉलेस्ट माइक्रोस्कोपिक ब्रायोफाइट है। तो लार्जेस्ट ब्रायोफाइट इज डॉसोनिया एंड स्मॉलेस्ट ब्रायोफाइट इज ज़ूपसिस। ये सारे फैक्ट्स पूछे जा चुके हैं, दोबारा किसी भी फॉर्म में ऑप्शन में आ सकते हैं, तो अच्छे से याद रखना। ओके, हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ लिए हैं। अभी बचा है मॉडर्न हिस्ट्री। थोड़ा सा फटाफट से मॉडर्न हिस्ट्री देख लेते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री में पहले तो पता होना चाहिए कौन से वॉइसरॉय के टाइम पे क्या हुआ था। जैसे लॉर्ड कैनिंग पहले वॉइसरॉय बने थे 1857 के रिवॉल्ट के बाद, राइट। फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया बने थे, इनके टाइम पे 1858 का एक्ट आया था, राइट। ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल ख़त्म हुआ था। लॉर्ड एलिन टू के टाइम पे अफगान वॉर ऑफ सेक्सेशन शुरू हो गया था, वहाबी मूवमेंट शुरू हुआ था। लॉर्ड मायो के टाइम पे इन्होंने फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन को स्टार्ट किया था इंडिया में, ठीक है। लॉर्ड रिपन के टाइम में फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट आया था 1881 में, लेबर कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए। रिपन के टाइम पे ही हंटर कमीशन को अपॉइंट किया गया था एजुकेशन रिफॉर्म्स के लिए। लॉर्ड डफरिन के टाइम में कांग्रेस का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। सबसे मेजर इवेंट बता रहा हूँ, जो सबसे खास इवेंट हुए हैं सबके टाइम पे। वैसे तो मैंने ये सारे आपको याद करवा रखे हैं कि कौन से वाइसरॉय के टाइम पे क्या हुआ था, विद ट्रिक्स इन माई क्रैक सीरीज़ का एपिसोड है पूरा अलग से इस पर, ठीक है। गवर्नर जनरल एंड वाइसरॉय वाला एपिसोड देख लेना, 30-40 मिनट है, मैंने सब याद करवा दिया है आपको कि किसके टाइम पे क्या हुआ था। फिर भी अगर आपने वो नहीं देखा तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें वो तो याद ही रहनी चाहिए। जैसे डफरिन टाइम पे कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ। लॉर्ड लैंसडाउन के टाइम पे इन्होंने क्या किया था, ड्यूरेंट कमीशन को अपॉइंट किया था ताकि अफगानिस्तान और इंडिया के बीच में एक लाइन डिमार्केट हो सके। लॉर्ड लैंसडाउन ने ये टाइम किया था, राइट। लॉर्ड कर्जन के टाइम पे पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था। यूनिवर्सिटीज़ कमीशन अपॉइंट किया गया था। इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट पास हुआ था 1904 में। पुलिस कमीशन, जिसको हम फ्रेजर कमीशन ही बोलते हैं, 1902 में वो भी पास हुआ था। कैसे याद रखोगे पुलिस कमीशन को एंड फ्रेजर कमीशन ही बोलते हैं? पुलिस की गाड़ी पे क्या लगता है? लेज़र लाइट जलती रहती है सायरन जाती हुई, तो लेज़र फ्रेजर ऐसे करके याद रखना। पुलिस कमीशन के चेयरमैन कौन थे? एंड्रू फ्रेजर, ओके। लॉर्ड मिंटो सेकंड के टाइम पे स्वदेशी मूवमेंट वगैरह शुरू हो गया। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स लेकर आए थे। सीड्स ऑफ कम्युनिज्म इन इंडिया को शो कर दिया था। मुस्लिम लीग का फाउंडेशन हुआ था 1906 में। ये सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे ड्यूरिंग टाइम ऑफ लॉर्ड मिंटो सेकंड। लॉर्ड हार्डिन सेकंड की बात करें, इन्होंने पार्टीशन ऑफ बंगाल को ख़त्म किया था। जो पार्टीशन ऑफ बंगाल कर्जन ने स्टार्ट किया था उसको ख़त्म किया था लॉर्ड हार्डिन वॉज हार्ड ऑन पार्टीशन, राइट। इन्होंने कैपिटल शिफ्ट किया फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली। इन्होंने ऑर्गेनाइज करा दिल्ली दरबार को, राइट, और जहाँ पे कोरोनेशन हुआ था किंग जॉर्ज 5 का। लॉर्ड कैम्पफोर्ड के टाइम पे मॉन्टेगो केम फॉर रिफॉर्म्स आए थे। राउलेट एक्ट लेकर आए थे। जलियांवाला मैस्केयर, ये सब चीज़ें इनके टाइम पे हुई थी।
सैडलर कमीशन लाया गया था एजुकेशन के लिए 1917 में। खिलाफत मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ये सारी चीज़ें लॉर्ड कैम्सफोर्ड के टाइम पे हुई थी, याद रखना। उसके बाद आए थे लॉर्ड रीडिंग। लॉर्ड रीडिंग के टाइम में ज़्यादा कुछ तो नहीं हुआ, बट इतनी एक इंपॉर्टेंट बात ये थी कि इनके टाइम में साइमल्टेनियस एग्जामिनेशन होने लगे इंडियन सिविल सर्विसेज के, बोथ इन इंग्लैंड एंड इंडिया। मतलब लॉर्ड रीडिंग के टाइम पे लोगों ने इंडिया में भी रीडिंग शुरू कर दी फॉर सिविल सर्विसेज, क्योंकि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन अब इंडिया में भी और इंग्लैंड में भी दोनों जगह होंगे। लॉर्ड रीडिंग के टाइम पे हुआ था, याद रखना। अब इतना याद रख लोगे तो आगे तो आसानी है। इरविन के टाइम पे गांधी इरविन पैक्ट वगैरह हुआ, ठीक है, पूर्ण स्वराज वगैरह पास हुआ था, और उसके आगे के ज़्यादा आपको वॉइस रॉयज याद करने की ज़रूरत है भी नहीं, पूछे जाते हैं यहीं तक। ओके, मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम जो है वो मैकॉलेज बिनेट पे बेस्ड था, 1835 में स्टार्ट किया गया था। हंटर एजुकेशन कमीशन की बात करें तो 1882 में आया था, ठीक है। प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो एलिमेंट्री एजुकेशन है इंडिया में उस पर क्या रिपोर्ट है वो देनी है इनको। हंटर एजुकेशन 1882 में आया था, याद रखना। इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट 1904 में आया था। इस एक्ट में क्या किया गया था कि जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, ठीक है, उन पे यूनिवर्सिटीज़ का कंट्रोल बढ़ा दिया गया था। उनके एफिलिएशन के क्राइटेरियाज़, उनमें पीरियोडिक इंस्पेक्शन होगा, ठीक है। तो प्राइवेट कॉलेजेस वेयर रिक्वायर्ड टू कीप अ प्रॉपर स्टैंडर्ड ऑफ एफिशिएंसी, क्योंकि इसमें अब जांच होगी, यूनिवर्सिटी जाके जांच करेंगे उनमें। सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन आया था 1917 में, मैंने बताया आपको कैम्सफोर्ड के टाइम पे ही आया था। इन्होंने 12 ईयर स्कूल कोर्स को रिकमेंड किया। क्वेश्चन आएगा 12 ईयर स्कूल कोर्स जो अभी चलता है किसने सबसे पहले बार रिकमेंड किया था? सैडलर कमीशन ने। आफ्टर पासिंग द इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन स्टूडेंट्स शुड एंटर यूनिवर्सिटी अदर देन मैट्रिकुलेशन कोर्स, ठीक है। इंटरमीडिएट पास कर लो फिर यूनिवर्सिटी में जाना है, आपको किसी मैट्रिकुलेशन कोर्स में नहीं जाना है, आपको 3 ईयर डिग्री कोर्स के लिए नहीं जाना है, राइट। आपको जो है यूनिवर्सिटी में जाना है, ओके। वार्धा स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन, द मेन प्रिंसिपल ऑफ बेसिक एजुकेशन जिसको हम बोलते हैं वार्धा स्कीम, ठीक है, इज़ लर्निंग थ्रू एक्टिविटी। ये गांधी जी का आइडिया था, और बेसिकली बेसिक एजुकेशन प्रोवाइड की जाए एक्टिविटीज़ के थ्रू, ठीक है। जाकिर हुसैन कमेटी ने क्या किया था? जाकिर हुसैन कमेटी ने प्रिपेयर करा था एक क्राफ्ट सेंटर करिकुलम प्रिपेयर करा था। सभी जो सब्जेक्ट्स हैं उनको इंटीग्रेट किया गया था मैनुअल और प्रोडक्टिव वर्क्स से, राइट। जैसे स्पिनिंग हो गया, वीविंग हो गया, ठीक है, और ये सारी चीज़ें, मतलब बेसिकली आपको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन तो दी जाएगी जस्ट लाइक वार्धा स्कीम, राइट। वार्धा स्कीम में भी यही था कि लर्निंग थ्रू एक्टिविटी होगी। इसी को और ज़्यादा एक्सपेंड किया था किसने? जाकिर हुसैन कमेटी ने। पूरा सिलेबस डिसाइड किया, कितने टीचर चाहिए होंगे, उनके टीचर्स की ट्रेनिंग कैसे होगी, सुपरविजन कैसे होगा, एग्जामिनेशन कैसे होगा, डिटेल्ड रिपोर्ट तैयार की थी जाकिर हुसैन कमेटी ने। तो कहीं ना कहीं जो जाकिर हुसैन कमेटी थी वो कहीं ना कहीं जो वार्धा वाली चीज़ थी, ठीक है, उसी के बाद आई थी, और उसको और ज़्यादा एक्सपेंड किया था उन्होंने, ठीक है। बेसिकली वार्धा स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन को जो ड्राफ्ट करने वाली कमेटी थी वो जाकिर हुसैन कमेटी ही थी। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। इसमें यही बोला गया था फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन होनी चाहिए 7 से 14 साल के बच्चों के लिए, मदर टंग में होनी चाहिए, और क्राफ्ट बेस्ड यानी एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन होनी चाहिए। सार्जेंट प्लान ऑफ एजुकेशन क्या था? इस प्लान में बोला गया कि एलिमेंट्री स्कूल खोले जाएँ और हाई स्कूल्स खोले जाएँ। इंट्रोडक्शन ऑफ यूनिवर्सल फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन बिटवीन एज ऑफ 6 to 14, 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए एजुकेशन कंपलसरी और फ्री होनी चाहिए। सार्जेंट प्लान में ये बोला गया था। वार्धा स्कीम में क्या बोला गया था? 7 से 14 साल के बच्चों के लिए। ये सब भी चीज़ें याद रखना, ओके। कैलकाटा मदरसा किसने बनाया था 1781 में? वॉरेन हेस्टिंग्स ने बनवाया था, ताकि वहाँ पे पर्शियन और अरबिक चीज़ों की स्टडी की जा सके। चार्टर एक्ट ऑफ 1813 ने एनुअल एक्सपेंडिचर ऑफ 1 लाख रुपीज़ दिया था कि हम इंडिया में एजुकेशन प्रमोट करने के लिए 1 लाख रुपये सालाना देंगे। चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में ये चीज़ें बोली गई थी, राइट। चार्ल्स वुड्स डिस्पैच आया था 1854 में, यानी 1857 के रिजल्ट के पहले ही आ गया था वुड्स डिस्पैच, जिसको बोला जाता है मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। इसमें बोला गया था एम ऑफ गवर्नमेंट एजुकेशनल पॉलिसी वॉज द टीचिंग ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन। इसमें 3 यूनिवर्सिटीज़ को इस्टेब्लिश किया गया था, कैलकाटा, मद्रास और मुंबई में 1857 में। ये बात याद रखना, वुड्स डिस्पैच के थ्रू ही, ओके, जो कि वेस्टर्न एजुकेशन को लेके आए थे इंडिया में। एम ऑफ एजुकेशन वॉज स्टार्टेड बाई वुड्स डिस्पैच 1854 वॉज द इंट्रोडक्शन ऑफ साइंटिफिक रिसर्च एंड रैशनलिज्म इन द ट्रेडिशनल इंडियन एजुकेशन। जो इंडिया का ट्रेडिशनल इंडियन सिस्टम है उसमें साइंटिफिक रिसर्च और रैशनलिज्म को इंट्रोड्यूस किया जाए, वुड्स डिस्पैच का ये एम था। उसके द्वारा जो एजुकेशन स्टार्ट की गई थी उसका वो एम था। प्रेस को लेकर 2 एक्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, वैसे तो बहुत से एक्ट हैं। एक तो है 1857 का लाइसेंसिंग एक्ट, जिसमें सभी तरह की प्रिंटिंग प्रेस को प्रोहिबिट कर दिया गया था, राइट। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 जिसको गैगिंग एक्ट बोला जाता है, इसमें तो पूरी तरह प्रेस को बंद कर दिया गया था, बहुत सारे रेगुलेशंस लगा दिए गए थे। किसके टाइम पे आया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट? लॉर्ड लिटन के टाइम पे,
1878 में। याद रखना लॉर्ड लिटन और रिपन साथ साथ एक आगे पीछे ही आए थे, तो लिटन रिपन में बहुत कन्फ्यूजन होती है। याद रखना रिपन वॉज गुड एंड लिटन वॉज बैड। लिटन लुटेरा था, इस तरह से याद रखोगे तो आपको लिटन वॉज बैड हमेशा याद रहेगा, और लिटन अगर बैड था मतलब रिपन के टाइम पे कुछ अच्छी चीज़ें हुई थी, राइट। जैसे इल्बर्ट विल कंट्रोवर्सी वगैरह वो रिपन के टाइम पे हुई थी, ओके। लॉर्ड रिपन को फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया बोला जाता है। 1882 में उन्होंने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एक्ट लेकर आए थे, राइट। लॉर्ड रिपन ने ही वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रिपील किया था आगे चल के, जो कि लिटन लेकर आए थे, ठीक है। तो याद रखना लेकर कौन आए थे? लिटन। रिपील किसने किया था? रिपन ने, ओके। फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट की बात करें 1881 में जो आया था, उसको भी लॉर्ड रिपन लेकर आए थे, जिसमें लेबर रिफॉर्म्स की बात की गई थी, राइट। ये सारी चीज़ें इल्बर्ट विल कंट्रोवर्सी लॉर्ड रिपन के टाइम पे हुई थी, तो इसलिए लिटन और रिपन में डिफरेंस याद रखना, यूपीएससी बहुत कंफ्यूज करता है। सब्सिडरी अलायंस सिस्टम लेकर आए थे लॉर्ड वेलेस्ली, ठीक है। सबसे पहले इसको डुप्ले ने इंट्रोड्यूस करा था, उसी से इंस्पायर होकर आगे चल के लॉर्ड वेलेस्ली ने 1798 में सब्सिडरी अलायंस सिस्टम लेकर के आए थे, ठीक है। क्या बोला गया था सब्सिडरी अलायंस सिस्टम में? क्यों लाया गया है? ताकि इंडियन रूलर्स को किसी भी फॉरेन थ्रेट से बचाया जा सके, ओके। मतलब सभी इंडियन प्रिंसली स्टेट्स में अब ब्रिटिश के ट्रूप्स खड़े होंगे, उसका खर्चा पानी वो लोग देंगे और बदले में वो लोग इनको प्रोटेक्ट करेंगे, ओके। ये सब्सिडरी अलायंस सिस्टम था। सबसे पहले सब्सिडरी अलायंस में एंटर करने वाले कौन थे? निज़ाम ऑफ हैदराबाद इन 1798। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में तो आपको पता है, अगर आपका कोई हियर नहीं है, कोई सन नहीं है, तो आपका राज्य को अनेक्स कर लिया जाएगा। एनेक्सेशन पॉलिसी थी लॉर्ड डलहौजी की, ठीक है। सबके हाउस में ये हाथ डाल देते थे, डलहौजी, राइट। तो कैसे हाथ डालते थे? क्योंकि उनका कोई बच्चा नहीं है, सन नहीं है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की सीक्वेंस याद पूछी जाती है, कैसे सबसे पहले कौन हुआ? सबसे पहले हुए थे आपके सतारा वगैरह, राइट। सतारा, जैतपुर, संबलपुर, बागत, उदयपुर, झांसी एंड नागपुर, ये सारी जगहें थी। इनका इस सीक्वेंस में इनको एनेक्स किया गया था अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, याद रखना। बाकी राजा राम मोहन रॉय अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग ने अब तक पढ़ लिया होगा, फिर भी याद रखना। आत्मीय सभा बनाई थी कलकत्ता में 1815 में। मोनोथीज्म को प्रमोट करते थे, ठीक है। हिंदू सोसाइटी को रिफॉर्म करना चाहते थे, और फाइनली 1828 में आत्मीय सभा जो है आगे चल के ब्रह्म समाज बन गई, राइट। प्रिंसिपल्स ऑफ ब्रह्म समाज क्या थे? बेसिकली आइडल वर्शिप को अपोज करते थे, प्रीस्ट का जो डोमिनेंस था उसको अपोज करते थे, यही सब चीज़ें आपको तो पता ही है, राइट। सती को एवोल्यूशन की बात करी थी। अपनी जनरल संवाद कौमुदी में सती के एवोल्यूशन के लिए राजा राम मोहन रॉय ने बहुत तेज से गुहार लगाई थी। संवत कौमुदी जो इनका अवगार था वो बंगाली वीकली था, 1821 में पब्लिश हुआ था। मिरातुल अकबर जो है वो इनका पर्शियल वीकली था, ठीक है। मिरातुल अकबर और संवत कौमुदी दोनों ही राजा राम मोहन रॉय के थे। देवेंद्र नाथ टैगोर ने आगे चल के राजा राम मोहन रॉय की लीडरशिप को संभाला और अपनी खुद की एक तत्वबोधिनी सभा का भी गठन किया 1839 में। तत्वबोधिनी सभा देवेंद्र नाथ टैगोर, ठीक है। ही ऑल्सो पब्लिश तत्वबोधिनी पत्रिका। आगे चल के तत्वबोधिनी सभा जो है ब्रह्म समाज में ही मर्ज हो गई 1859 में। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नाम आता है, संस्कृत कॉलेज के प्रिंसिपल्स थे, और विडो रिमैरिज में इनका बहुत बड़ा योगदान है। विडो रिमैरिज को लेकर बहुत बड़े आंदोलन इन्होंने किए थे। स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी आइडोलेट्री पे अटैक किया, पॉलिथिज्म पे अटैक किया, ब्राह्मण स्पॉन्सर्ड रिलीजियस पे अटैक किया, राइट। इन्होंने भी सोशल इक्वालिटी की बात करी, वुमेन के स्टेटस को इम्प्रूव करने की बात करी, अनटचेबिलिटी को ख़त्म करने की बात करी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक पब्लिश करा अपना वर्क सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश किसका है? स्वामी दयानंद सरस्वती का है। इसका मतलब है ट्रू एक्सपोजिशंस, ओके। स्वामी दयानंद सरस्वती ने लिखा वेद भाष्य भूमिका, ठीक है, पार्टली हिंदी में और पार्टली संस्कृत में। इसका मतलब है वेद भाष्य। स्वामी विवेकानंद, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थिंकर ऑफ इंडिया, फाउंडेड रामकृष्ण मिशन इन 1896। स्वामी विवेकानंद किससे इंस्पायर्ड थे? अपने गुरु जिनका नाम था रामकृष्ण परमहंस। इन्होंने उसके बाद रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी थी। 1896 लिखा, आई थिंक इट वाज 1897, चेक करके बताना मुझे। थियोसॉफिकल मूवमेंट was founded by H.P. Blavatsky on the Russo-German origin in New York by Colonel H.S. Olcott in 1875। थियोसॉफिकल मूवमेंट के फाउंडर कौन थे? दो नाम आते हैं, सिंपल सा याद रखना, H.P. Blavatsky एंड कर्नल H.S. Olcott, ओके। एनी बेसेंट वॉज नॉट द फाउंडर ऑफ थियोसॉफिकल मूवमेंट। इन्होंने ज्वाइन करा था बाद में इस सोसाइटी को 1889 में इंग्लैंड में। उसके बाद ये इंडिया आ गई थी। उसके बाद इनको इंडिया जब आ गई, इनको इस सोसाइटी का प्रेसिडेंट बनाया गया था जब कर्नल ऑलकॉट की डेथ हो गई थी तब, राइट। एनी बेसेंट ने भगवत गीता को ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में। स्वामी नारायण सेक्ट किसने बनाया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने, गुजरात में। इस सेक्ट का मेन फोकस था सोशल यूनिटी और हार्मनी में, ठीक है। इसमें वीडियो रिमैरिज की बात करी गई, सती के इंस्टीट्यूशन को बैन करने की बात करी गई, फीमेल इन्फेंटिसाइड को रोकने की बात करी गई। यंग बंगाल मूवमेंट बंगाल का मूवमेंट था, हेनरी विवियन डेरोजियो के द्वारा स्टार्ट किया गया। ये जो हिंदू कॉलेज था उसमें इंग्लिश के लेक्चरर हुआ करते थे, राइट।
उसके बाद उन्होंने कुछ एजुकेटेड बंगाल यूथ को मोबिलाइज करा और यंग बंगाल मूवमेंट की स्थापना करी कैलकाटा में, याद रखना। सत्य शोधक समाज बाई ज्योतिबा फुले, चैलेंजिंग कल्चरल रिलीजियस सुपेरियरिटी, डोमिनेशन ऑफ ब्राह्मण को क्या वो करने के लिए, चैलेंज करने के लिए। ऑल इंडिया डीपेस्ट क्लास फेडरेशन 1920 B.R. अम्बेडकर, ठीक है। बहिष्कृत भारत मूवमेंट भी इन्हीं का था, डॉक्टर अम्बेडकर का। व्याकॉम सत्याग्रह बार बार पूछा जाता है, टी.के. माधवन, के केलप्पन, केशव मेनन। सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट पेरियार, E.V. रामास्वामी नायकर, ओके। ये सारे लीडर्स के नाम पता होने चाहिए। ये सब एक तरह के टेम्पल एंट्री मूवमेंट ही थे। बाकी आगे नेशनल मूवमेंट के कुछ फैक्ट्स दिए हैं, ये आपको पता ही होंगे, खुद से एक बार रीडिंग मार लेना। आई विल शेयर द PDF, क्योंकि इसमें कुछ एक्सप्लेन करने का नहीं है। दे आर प्योरली फैक्ट्स, साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट, राइट। ये सब आप बहुत बार अब तक पढ़ चुके होंगे, मुझे नहीं लगता कि ये सब मुझे बताने की ज़रूरत है। लाहौर सेशन, हाँ, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए हुए हैं इनको एक बार देख जरूर लेना, ताकि आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिवाइज हो जाए, राइट। साइमन कमीशन 1927 में आया था, ओके। चंपारण में क्या हुआ था, इंडिगो में तिनकथिया सिस्टम क्या था, जिसमें 3/20 लैंड पे इंडिगो को प्रोड्यूस करना कंपलसरी था। तो ये 1-2 पेज है, इनकी रीडिंग मार लेना और आपका मॉडर्न हिस्ट्री का रिवीजन भी हो जाए। यहाँ पे टाइमलाइन को ध्यान से देखना। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1931 में, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930 में हो गई थी, ओके। गांधी इरविन पैक्ट हुआ था 5 मार्च 1931 को। देखो, अगर आपको कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री की एग्जैक्ट टाइमलाइन, कन्फ्यूजन से बच के रहना है, तो क्रैक सीरीज में मेरा एक लेक्चर जो है वो सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री के टाइमलाइन के ऊपर है। उस लेक्चर को एक बार ज़रूर देखना है। इसको रिवाइज़ करने के बाद अभी आपका 1-2 दिन बचा है, चीज़ें रिवाइज ही करनी है। तो क्रैक सीरीज़ के ना जो 45 से लेकर के 30 तक के जो लेक्चर है उनको ज़रूर देखना। उसमें बहुत इंपॉर्टेंट कोर थीम्स कवर किए हैं मैंने, जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री की टाइमलाइन, गवर्नर वाइसरॉय, सारे चार्टर एक्ट, गवर्निंग एक्ट, वो सब ज़रूर देख डालना। क्रैक सीरीज़ के प्लेलिस्ट में जाओगे तो मिलेगा आपको, ओके। तो टाइमलाइन जब एक बार देख लोगे ना मॉडर्न हिस्ट्री के, तो ये सब डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। पहले फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, कि पहले गांधी इरविन पैक्ट हुआ, कि पहले सेकंड RTC हुई, किसमें कांग्रेस पार्टिसिपेट की थी, किसमें नहीं की थी, सब चीज़ें वहाँ से क्लियर हो जाएंगी। इस PDF को तो रीड कर ही लेना, बट आई वुड रिकमेंड कि एक बार मॉडर्न हिस्ट्री की टाइमलाइन वाला लेक्चर है मेरा, वो टाइमलाइन मैंने बहुत अच्छे से करवाई है उसमें। तो आपका पूरा मॉडर्न हिस्ट्री का जो एक क्रोनोलॉजिकल फैक्टर है ना, जो क्रोनोलॉजी में डरते हो आप, वो दूर हो जाएगा, राइट। जैसे पहले गांधी इरविन पैक्ट हुआ, उसके बाद सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, राइट। फिर उसके बाद बहुत बाद में कमनल अवार्ड दिया गया था 17 अगस्त 1932 में। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1932 में लंदन में हुई थी, ओके। ये सारी बातें पता होनी चाहिए आपको। इस लेक्चर में रखते हैं इतना ही। आपका इसी के साथ जो कंप्लीट GS रिवीजन है कंप्लीट होता है, राइट। इकोनॉमी इसमें बचा हुआ है, इकोनॉमी का इसके बाद एक नेक्स्ट लेक्चर आएगा, जिसमें मैं NCERT के थ्रू जितने भी इकोनॉमी के इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो सब कवर कराऊंगा। उस लेक्चर को ज़रूर देखना। उसके अलावा इस PDF मैं शेयर करूँगा, इस PDF को अच्छे से रिवाइज कर लेना। सप्लीमेंट दिस PDF विद माई लेक्चर्स। हाँ, इस PDF में बहुत से एक्स्ट्रा पेजेस भी होंगे, कुछ एक्स्ट्रा पेजेस होंगे, मैक्सिमम तो मैंने कवर करवा दिए हैं। उन एक्स्ट्रा पेजेस को आप खुद रीड कर लेना, क्योंकि आपके भले के लिए मैंने इसको डाला है, राइट। तो जिनके पास ये बुक है वो बुक से पढ़ना, जिनके पास मैं PDF शेयर कर दूंगा PDF से पढ़ लेना, और पढ़ना ज़रूर, मगर एक बार ये फैक्ट्स पढ़ के जाना, एग्जाम में बहुत काम आएंगे, ओके। मैक्सिमम तो मैंने लेक्चर में कवर करवा दिए हैं। 10 to 12 पेजेस ही होंगे ऐसे छोटे छोटे, जो शायद बचे होंगे, राइट। उनको आप खुद से रीडिंग करना। एंड आई विश यू ऑल वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जामिनेशन। आई होप दीज 2 लेक्चर्स बूस्टेड योर कॉन्फिडेंस। अगर अच्छा लगा तो मुझे ज़रूर बताना कि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ है। एंड आई रियली वॉन्ट यू ऑल टू crack this examination this year, and let's meet for the mains preparation together. Take care, keep revising, and all the best for your preparations. Thank you.